हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कारम, स्वागतम। मास्टर जी तुम किधर? हम इधर ही हैं भैया। एक को मिनट रुक जाओ। हाँ, आपके रहते कुछ हो सकता है क्या? मेरे तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे रहते हुए तो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है बाबू। यू हैव नो आइडिया। चलो भाई। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसन बा? इस बुक को ले आते हैं ऊपर की ओर। इसको रखेंगे इधर की ओर। अब ठीक है मामला। हाँ भाई, नमस्कार। राम राम, राम राम, राम राम। राधे राधे, राम राम। ठीक बा? चलो भाई। हर हर महादेव। हाँ भाई। सर आज आप क्राइम मास्टर गोगो लग रहे हो। ओ माय गॉड। मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो। आंखें निकालकर खेलता हूँ। कुछ तो खेलता ही हूँ। चलो भाई। लास्ट क्लास में जो पढ़ लिया उसमें किसी को कोई टेंशन दुख दर्द समस्या वाली बात? लास्ट क्लास में हमने आपको कोई होमवर्क दिया है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं दिया होगा। होमवर्क, 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 होमवर्क। होमवर्क कुछ भी नहीं भैया। कोई होमवर्क नहीं है। दिया था होमवर्क? कहाँ होमवर्क है? कुछ भी तो ना है भाई। कोई होमवर्क नहीं है। चलो आगे बढ़ो। लास्ट क्लास में ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब बात करें भैया एकांक आयतन की गति ऊर्जा की बात करेंगे। आ जाओ। है ना? हाँ। क्या मस्त हवा लग रही है आज कूलर की। ठंडी ठंडी, शानदार शानदार, मजेदार। आय हाय। मतलब अरे पता है अभी जो मौसम हो रखा है ना, बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह उठो, हल्की हल्की मंद मंद सी ठंड महसूस होने लगी है। अगर कभी आप लोग सुबह जल्दी उठ रहे हो आजकल, मॉर्निंग में हल्की फुल्की ठंड महसूस होने लगी है कि भाई हाँ हल्का फुल्का ठंडा एहसास है। और जो उसमें मजा आता है, आय हाय। सुबह सुबह टाइम पे बाहर खुले में जाके बैठ जाओ, क्या मजा आता है ना, क्या सुकून मिलता है। कभी लोग तुम लोग ट्राई करना। कभी सुबह जल्दी उठ के ना अपने घर की छत पे जाके बैठो। है ना? मतलब सुबह उठो, जाके बैठ जाओ छत पे, खुली छत में। ताजा ताजा हवा, सूरज उगता हुआ देखो, वैसा कितना सुकून मिलता है उस टाइम पे। और उस टाइम पे आप आदमी वो सब कुछ सोचता है अपने लाइफ में जो वो कभी नहीं सोचता। और सारी चीज सोचता है पॉजिटिव, कि यार आज है ना, आज से लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे यार। आज से थोड़ा अपना ना, अपने को थोड़ा और पुश करेंगे, आज से अपन बेस्ट करेंगे। कि यार लाइफ में कुछ तो करना है अपने को यार। ऐसी नॉर्मल लाइफ तो नहीं जीनी है यार। कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। उस टाइम पे मतलब मूड अच्छा होता तो आदमी अच्छा सा सोचता कि भाई हाँ यार कुछ तो करना लाइफ में। है ना? देखो, सही बोल रहा हूँ ना? तो आदमी सा सोचता तो है कि भाई सुबह उठो, ऐसे सोच आती कि यार लाइफ ऐसी नहीं चाहिए यार, कुछ बढ़िया करेंगे। है ना? देखो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। आ जाओ। बात करें बस
एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे पास आदर्श गैस के समीकरण है और उससे जुड़े हुए छोटे मोटे नियम हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं भैया पी वी बराबर एन आर टी, आपका एक समीकरण किसका, आदर्श गैस का। हाँ सर, पी रो ओहो पी एम डब्ल्यू बराबर कितना, रो आर टी, ये भी एक हिस्सा आपको पढ़वाया गया था। और एक आपको पढ़ाया हुआ कितना, P बराबर एन के टी पढ़वाया गया था। हाँ जी सर, पढ़वाया था। हाँ सर, और इनसे ही जुड़ा हुआ हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा सर। कौन सा वाला पढ़ा था, हमने पढ़ा था P छोटू M रो के टी पढ़ा था। ठीक, फिर इनसे हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकाल के दिया था सर, P बटा रो कितना, आर टी बटा एम डब्ल्यू होता है या के टी बटा छोटू एम होता है। सारी चीजों का मतलब लास्ट क्लास में बता चुका हूं सर जी। हाँ, उसके अलावा हमने अलग अलग नियम पढ़े कि अगर तापमान कांस्टेंट है मतलब कि P समानुपाती 1/V के है तो ये बॉयल का नियम था। अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो ये चार्ल्स का नियम होता है जो कहता है कि V समानुपाती T के होता है। फिर पास कौन सा है, गैलुसेक आया। गैलुसेक ने कहा कि आयतन कांस्टेंट हो तो P समानुपाती T के होता है। हाँ सर, फिर हमने नंबर 4 पढ़ा कि समान ताप आयतन और दाब पर हमारे पास सभी गैसों के लिए मोल की संख्या भी क्या होता है, सेम मेरे पास आता है। हाँ सर, नंबर 5 हमने पढ़ा क्या, आवेगाद्र डाल्टन का नियम कि किसी गैस के मिक्सचर में जो कुल आपका प्रेशर होता है सभी गैसेस के आंशिक दाब के योग के समान होता है। हाँ सर, ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं और उम्मीद है हमें इनमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द वाली फील नहीं हुआ होगा। अब आज जो बात करें कौन सी, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कहा था कि आपकी जो गैस होती है, गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का बल नहीं होता है तो उनके मध्य भी स्थितिज ऊर्जा नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। अब गैस में सर क्या है, बहुत सारे अणु हैं, सब के सब गति कर रहा होता है तो हर एक की ऊर्जा निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए जनरली हम जो बात करते हैं वो एकांक आयतन की ऊर्जा की बात की जाती है। बात समझते हैं, तो बात के पास क्या, स्मॉल यू कहेंगे इसको, स्मॉल यू कुल ऊर्जा बटे में आयतन, कुल ऊर्जा बटे में आयतन। सर हमारे पास कण गति कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा उसका गतिज ऊर्जा। क्या ऐसा सिर्फ एक कण है, नहीं सर, ऐसे बहुत सारे कण हैं, ऐसे बहुत सारे कण हैं, बटे में क्या होगा, कुल आयतन होगा। हाँ सर, चलेगा, कितना बचेगा, तो 1/2 स्मॉल m इंटू एन कितना बनेगा, कैपिटल M बनेगा, ये बना वी स्क्वायर बटे में कितना होगा वी। सर द्रव्यमान बटा आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अभी कुछ पढ़ाया तो नहीं, नहीं बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन क्या बनता है, डेंसिटी बनता है, तो 1/2 रो वी स्क्वायर, ये आपका एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा होगा। ये पास क्या होगा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा होगा। अरे बोलो, क्या अपने को इसमें कोनो समस्या है बाबू, बाबूजी कोई समस्या है इसमें, बालक को टाइम से आया करो क्लास में वरना तुरंत प्रभाव से गोली मार दी जाएगी। कक्षा में समय से आना एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होता है, तो जो विद्यार्थी कक्षा में सही समय पे आता है, सही समय पे अपना गृह कार्य पूर्ण करता है, वो अपने जीवन में अवश्य ही सफल होता है। सफलता के लिए जीवन में या डिसिप्लिन क्या बोलते हैं, अनुशासन, अनुशासन की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो क्या, इतनी हिंदी चलो भाई, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें और कोई पॉइंट तो नहीं है इसमें यार, एक मिनट ना, इसमें और कोई पॉइंट तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो कटी जी कटी जी कटी जी कटी जी कटी जी, इसमें और तो कोई पॉइंट नहीं है ना ऊर्जा में, तो तेरे बिना, हाँ सही है, सही है, करेक्ट है। तो आप इसको कहोगे एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन मतलब ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। ठीक है, चाहो लिख लेना, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या आता है, गैस का प्रेशर, क्या आता है पास, आदर्श गैस का प्रेशर, उसका मेरे पास दाब होगा। हाँ बेटा, के बटा वी वही लिखा हुआ है, के ई बटा वी ही लिखा है, के ई, अरे ले यार गति जुड़ जा, के ई बटा वी, खुश,
के बटा कितना वी होता है सर। स्मॉल एम तो वेट करता रहता है, तो सर मैं तो वेट करता रहता हूँ कि क्लास नोटिफिकेशन का। अच्छा ऐसा है क्या? चल ठीक है। मेरे पास क्या एकांक आयतन की गति जो हमने निकाल लिया है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैस का दाब। अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला बताऊं कि डेरिवेशन बताऊं? पूरा फॉर्मूला बताऊं कि डेरिवेशन बताऊं? मेन काम से तो फॉर्मूला ही आता है, बाकी आप कहोगे तो मैं डराइव भी करा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक काम करता हूं, मैं बताता हूं आइडिया कि भाई फॉर्मूला मेरे पास बनता कैसे है। ठीक है, तो गैस एक कंटेनर है। कंटेनर में मेरे पास क्या होता है, बहुत सारी गैस के अणु होते हैं, वो सारे अणु लगातार गति करते हैं। तो क्या होता है, जब भी किसी अणु की बात करेंगे सर, अणु जाता है, दीवार टकराता है, टकरा के वापस आता है। हाँ सर, हमने इसे कैसे पढ़ रखे हैं कि कोई कण मेरे पास जा रहा हूं, कि कोई कण जाता है तो उसका प्रारंभिक संवेग कितना m/v होता है, और उसी के साथ वापस मेरे पास आता भी है। हाँ जी सर, mv होता है। फिलहाल ये वेग कहाँ है, x दिशा का होता है। ये वेग का होता है, एक्स दिशा का होता है। तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हो, संवेग का परिवर्तन निकाल सकते हो 2mvx से। ये कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा हुआ है एनएलएम में, ये हमने पढ़ा हुआ है एनएलएम में। ठीक सर, तो हमने मान लिया कि आपका टी समय के अंदर ऐसे एन कण जाके उस दीवार पे टकराते हैं। टी समय में ऐसे एन कण जाके दीवार पर टकराते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या निकाल पाएंगे, बल निकाल पाएंगे। तो आपका औसत बल एक कण के लिए आपका वेग, संवेग का परिवर्तन 2mvx होगा, स्मॉल एम। ऐसे कितने कण हैं, n कण हैं, और ये कितना टी टाइम के अंदर सारा कार्यक्रम हुआ है। टी टाइम के अंदर सारा कार्यक्रम हमारे पास ये हुआ है। अच्छा सर, समझोगे? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। और हमें निकालना होता है प्रेशर। तो प्रेशर मेरे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। जब सारी चीजें आप लोग यहाँ रखते हो, जब सारी चीजें यहाँ पे रखी जाती है, सॉल्व की जाती है, तो वो जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का, वो अल्टीमेटली मेरे पास कितना, 1/3 रो वी स्क्वायर ये बनकर आता है। 1/3 रो वी स्क्वायर मेरे पास ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है। क्या मुझे इसमें कोई समस्या है दोस्त? क्या मुझे इसमें कोई समस्या? भैया देखो, बात समझना, इसका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा। बात इतना सा है कि भैया हमारे काम की चीज क्या है। ठीक है सर, टाइम टी कहां से घटेगा, टाइम टी के लिए मेरे पास क्या है, कण गया है vx के साथ, लंबाई उसने l चला होगा, तो l समय l लंबाई जाने का, l लंबाई आने का। तो इस टाइम के अंदर सिर्फ एक बार आपका कण टकराएगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 12 बटे में कितना, टाइम टी। तो टाइम टी का वैल्यू भी यहां से 12 बटा vx से निकाल कर वहां पे डाल के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास कितना प्रेशर, कितना 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। और सर आपकी गतिज ऊर्जा इकाई आयतन की कितना आया था सर, ये आया था मेरे पास 1/2 रो वी स्क्वायर, अभी जस्ट देखा है। हाँ सर, इसमें सर रो क्या है, इसमें रो का मतलब होता है गैस का घनत्व। ठीक है, सर इसमें मेरे पास v क्या होता है, v को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आरएमएस वेग से। क्या होता है अभी बताएंगे इनके बारे में, अब इनके बारे में बताएंगे। मेरे पास क्या याद रखो, मेरे पास क्या होता है, ये गैस का आरएमएस वेग होता है, गैस का आरएमएस वेग होता है। सब पूरा नाम बोले तो पूरा नाम इसका होता है वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा है सर, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक सर, सर डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है सर, पर 1.0 में सारे करा रहे हैं वीएन सर, इंपॉर्टेंट नहीं है ना डेरिवेशन, मतलब नहीं होता। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता है, बस फर्क क्या होता है, इंपॉर्टेंट आप जब डेरिवेशन चीजें देखते ना, मैं बताऊं, चलो ट्राई कर लेना, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग अपना बेस्ट आपको क्लास में देने का ट्राई करते हैं, बाकी देख लेना, इसका डेरिवेशन आपको कोई नहीं करवाएगा, आपको लोग डायरेक्ट वैल्यू ही बताएंगे, आपको लोग इसके डायरेक्ट वैल्यू ही बताएंगे, क्योंकि भैया लोगों को ये फॉर्मूला डिराइव करने नहीं आते हैं। लोगों ने रट रखे होंगे तो रट रखा होगा, वरना लोगों को नहीं आता ही है, एक बार में किसी फॉर्मूला बनेगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, वो ये डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, डेरिवेशन करवाएंगे लेकिन आसान वाले, जो इजी वाले होंगे। ठीक है, जो इजी वाला होगा वही करवाएंगे, टफ वाला कोई नहीं करवाता। ठीक है, वो तो फिलहाल थोड़ा टाइम की अपने पास भी कमी रहती है, वरना मैं खुद भी कर दूं ड्राइव, कोई लोड नहीं है। ठीक है, बात समझो। सर मेरे पास क्या वर्ग माध्य मूल वेग होगा। अच्छा सर,
अब अगर मैं इनका आपस में भाग कर दूं, अगर मैं इन समीकरणों का आपस में भाग कर दूं, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, अगर इनका आपस में भाग कर दिया जाए, इनका आपस में भाग कर दिया जाए, ठीक है, अगर इनका भाग कर दिया जाए तो प्रेशर अपॉन यू, रो वी स्क्वायर पास क्या है, कट जाएगा, तो देखो पास क्या, प्रेशर पी बटे में यू, गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, रो वी स्क्वायर कट जाएगा तो 1/3 बटे में कितना, 1/2, ऊपर का अनुपात सेम टू सेम, नीचे वाला उल्टा हो गया, गुणा हो जाता है, कितना, 2/3 हो गया। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको अगले पेज में देखूं, मेरे पास क्या है, प्रेशर बटा यू, कितना मेरे पास आया है, 2/3 आया है, तो प्रेशर बराबर 2/3 आपका हो गया यू। तो यू क्या है, यू है आपका गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। तो चाहो तो आप इसको गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन ऐसे लिख सकते हो, कोई लोड नहीं। तो ये मेरे पास क्या है, प्रेशर का गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन के साथ संबंध होता है। तो एग्जाम में या तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेगा, एग्जाम में तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेगा, या फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। 12th कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, मेरे हिसाब से 10 अक्टूबर तक तो स्टार्ट हो जानी चाहिए। 10 अक्टूबर तक हम लोग 12th अपना स्टार्ट कर देंगे। 10 अक्टूबर के उसके आसपास ही रहेगा, 10 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, तो वैसे सिंपल सा बात है, अपने पास क्या है, अपने को एक याद रखना है, गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन जो कितना 1/2 रो वी स्क्वायर होता है, गतिज ऊर्जा बटे आयतन, सिंपल सा फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी बन जाता है सर जी हाँ। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, प्रेशर फॉर्मूला मतलब क्या, डायरेक्टली याद रखना है कि गैस के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास का फॉर्मूला कितना, 1/3 रो वी स्क्वायर होता है, जहां पे रो मेरे पास क्या होता है, घनत्व बोले तो डेंसिटी होता है, वी क्या होता है आपका आरएमएस वेग होता है। अगर इनका आपस में भाग कर दिया जाए तो इनमें मेरे को संबंध मिल जाता है, जो कि इस प्रकार से, जो कि इस प्रकार से। अब जरा बात करेंगे, एक सिंपल पॉइंट कहते हैं कि भैया परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान जानते हो क्या होता है ये, परम शून्य तापमान, सब परम शून्य तापमान का मतलब होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन। ये वो तापमान है जहां पे आपके जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करना बंद कर देते हैं, उनकी ऊर्जा हो चुकी खत्म, नेस्त नाबूद हो चुके हैं, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस है भैया। 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन का मतलब भैया माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस है। यहां पे चीजें हिलना डुलना बंद कर देती, यहाँ पे चीजें हिलना डुलना बंद कर देती है। अच्छा, तो चीजों ने हिलना डुलना बंद कर दिया, चीजों ने हिलना डुलना बंद कर दिया, मतलब आपके जो गैस के कण थे उनका वेग 0 हो गया। अब गैस के कण चलेंगे नहीं, वेग नहीं होगा, तो उनकी गतिज ऊर्जा कितना आएगा, 0 आएगा। कण चलेंगे नहीं तो टकराएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं तो संवेग में चेंज नहीं आएगा, संवेग में चेंज नहीं आएगा तो बल नहीं आएगा, बल नहीं आएगा तो प्रेशर भी नहीं आएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, गैस का प्रेशर भी कितना होता है दोस्त, 0 होता है। क्या ये बात याद रख पाएंगे क्या, सर पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ ले तो कैसा रहेगा, पढ़ तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने को पढ़ सकते हो, बाकी मेरा मानना है कि सीक्वेंस से पढ़ लो तो अच्छा है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स देखो आसान पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स आसान पार्ट है, उसको कभी भी पढ़ सकते हो। मैं चाहता हूं कि जब तक मूड चल रहा है पढ़ाई का, जब तक पढ़ाई का मूड अच्छा चल रहा है तब तक बढ़िया बढ़िया टॉपिक उड़ा लो, तब तक बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे टॉपिक पहले उड़ा लो, उनको खत्म करो। चलो भाई, उम्मीद है ये बात हमें याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आ जाओ, संबंध देखो ये रहा, आरपीटी 2001 में पूछा गया, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा है, गैस का दाब और एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का आपस में संबंध मेरे पास क्या होता है, बता दिया। प्रेशर कितना होता है, 2/3 ई मेरे पास होता है, काम खत्म, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है। अब बात करें पास क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग। अब कृपया जरा यहां पे सुनिएगा, ठीक है। हमने आपको शुरुआत से जब केटीजी की स्टार्ट किया था, हमने एक सिंपल आपको कुछ अजम्पशंस मान के बताए थे
कि मेरे पास बर्तन में आपके गैस है, गैस में बहुत सारे अणु होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं। सर आकाश कोचिंग जाता हूँ, 3 मंथ हो गए हैं, बट अभी वाला वर्क एनर्जी पावर चल रहा है। और मैं फिजिक्स आपने यहीं से पढ़ता हूँ और आकाश के मॉड्यूल का सारे क्वेश्चन बन रहे बेटा, बस इतना ही चाहिए, बहुत बढ़िया, चलने दो, ठीक है। बस लग रहा कि मैं कहीं खड़ा हूँ वादियों में, तेज हवा चल रही है, टी शर्ट उड़ रही है, वाह क्या मजा आ रहा है, शानदार है। सुनो, बात सुनो, क्या बस ये हमारे बर्तन है, बर्तन से हमारे पास क्या बहुत सारे गैस के कण होते हैं। हमने कहा था कि गैस के जितने भी अणु होते हैं वो यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। हाँ सर, जब गैस के अणु होते हैं, अब ऐसे पास कोई कण है, यहाँ जाएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, किसी और से टकराएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो गैस किसी एक निश्चित दिशा में कण गति नहीं करते हैं, गैस के कण किसी एक निश्चित दिशा में गति नहीं करते हैं। अभी तो बात क्यों, ये तो एक कण की है, ये तो मेरे पास क्या है, एक कण की कहानी है। मान लो कोई दूसरा कण होता तो भैया वो भी होता, वो अपनी गति करता, वो जाता, यहाँ टकराता, यहाँ चला जाता, यहाँ टकराता, यहाँ चला जाता, यहाँ चला जाता, वो भाई कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे मेरे पास गैस में एक नहीं बहुत सारे कण होते हैं और रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन है। तो ऐसी अवस्था में अगर मैं उन सारे कणों के लिए, अगर मैं ऐसी अवस्था में उन सारे कणों के लिए औसत वेग निकाले। सर वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, वेग मेरे पास क्या एक सदिश राशि है। हाँ जी सर, तो अगर ऐसे में जितने भी कण है, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, अगर ऐसे में सबको लाइन से वेक्टरली सदिश रूप में जोड़कर उनका औसत मान निकाल लिया जाए तो भाई वो औसत कितना आता है, वो औसत मेरे पास आता है 0। क्यों सर, क्योंकि भाई सदिश राशि है भैया, सदिश राशि है कि अगर एक कण यहां जा रहा है तो कोई ना कोई कण होगा जो उल्टा जा रहा होगा, कोई कण यहां जा रहा है तो कोई ना कोई कण यहां जा रहा होगा, कोई यहां तो कोई यहां, कोई यहां तो कोई यहां, तो सब के सब आपस में एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल करते हैं, सब के सब आपस में एक दूसरे को मोशन को कैंसिल करते हैं। जो तो जब सारे कणों के लिए औसत वेग मिला के निकालते हैं तो वो कितना आता है, 0। अब सोचो सर, गैस के पास अणु है, अणु कर रहे हैं गति, गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा आएगा, लेकिन अगर मैं औसत वेग से सोल्व करूं तो औसत वेग तो 0 है, इसके हिसाब से तो गतिज ऊर्जा कितना 0 बनेगा, औसत वेग के हिसाब से तो गतिज ऊर्जा 0 बनेगा, जो कि नहीं होता है, जो कि बात गलत है ना। सोचो ना कि गैस के पास कण है ना, कण गति कर रहे हैं ना, कण गति कर रहे हैं तो उनके पास, सबके पास अपनी अपनी ऊर्जा होगा, सारे कणों के पास अपनी अपनी ऊर्जा होगा कि भाई नंबर 1 तुम्हारी ऊर्जा के E1 होगी, नंबर 2 तुम्हारी ऊर्जा कितना के E2 होगा। हाँ सर होगा, तो सबकी ऊर्जा है, और ऊर्जा गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, डायरेक्ट जोड़ना है, इसमें दिशा का कोई पंगा है ही नहीं। तो पहले की जोड़ूंगा, दूसरे की जोड़ूंगा, तीसरी की जोड़ूंगा, जब सबको जोड़ूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मान मिलेगा, कुछ ना कुछ मान मिलेगा। हम ऐसे कणों की ऊर्जा जोड़ रहे हैं जो हमेशा धनात्मक है, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा आएगा ही आएगा। तो अगर हम औसत वेग से करें वो ऊर्जा 0 बनता है। तो हम याद रखेंगे कि जब कभी गैस के लिए ऊर्जा निकालना होता है, जब कभी गैस के लिए ऊर्जा निकालना होता है, औसत वेग का इस्तेमाल कभी नहीं करते, औसत वेग का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं। इस्तेमाल कहता है किसका, वर्ग माध्य मूल मान का। वर्ग माध्य मूल मान को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, RMS कहते हैं। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अब चाहूं तो मैं इसको डिराइव कर सकता हूं, देखो समझना, इसका भी डेरिवेशन हो सकता है। हमने क्या कहा कि भाई मेरे पास क्या है कि गैस की जो टोटल ऊर्जा है ना, वो सारे के सारे कणों की गतिज ऊर्जाओं के योग के समान होगा। अच्छा है सर, अच्छा सर, बात कर रहा हूं गैस का टोटल ऊर्जा कैसे हो गया, 1/2, कितने कण है n, और एक कण का द्रव्यमान, ओके, और आपका इफेक्टिव वेलोसिटी v², चलेगा। पहले कण की बात को भी कितना बचा, पहले कण के लिए हाफ m v1 का स्क्वायर, दूसरा कितना हाफ m v2 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 सभी का लिखोगे 1/2 द्रव्यमान m, वेग कितना vn का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सबका वेग लिख लिया। जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे सर, सभी में से m/2 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 कट जाएगा, जो बचा है जरा उसकी बात कर ली जाए। देखो n इंटू v² इक्वल में कितना है, v1 का स्क्वायर।
चल जाएगा। इस n को वहां फेंको तो v स्क्वायर इक्वल में v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे, डिवाइड में कितना n जाएगा। अगर मैं इसके स्क्वायर को हटा दूं, अगर मैं v के स्क्वायर को इस v के स्क्वायर को हटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे रूट आएगा। हाँ सर, मेरे पास क्या आएगा, रूट आएगा। और ये जो वेग आपको यहां से मिला है, ये जो आपको प्रभावी वेग मिला है, जो कि आपको टोटल गतिज ऊर्जा दे सकता है, वह वेग जिसके लिए आपको टोटल गतिज ऊर्जा मिल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस, या बोले वर्ग माध्य मूलमान। सर ये वर्ग माध्य मूलमान ऐसा नाम क्यों रखा? देखो, हर एक पद का पहले वर्ग हो रहा है, हाँ सर, फिर उसका माध्य, माध्य मतलब एवरेज, सबको जोड़ा बटे में अपने पास कितने कण हैं, ओके, और आखिर में क्या है, वर्ग माध्य, माध्य के बाद मूल, मूल मतलब वर्गमूल, वर्गमूल हो रखा है। अरे सर, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ये हमारे पास क्या है, इस तरह से बन जाता है। तो अपने को डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखने का है, क्या बोलते हैं इसको, आरएमएस वेलोसिटी। सर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हिंदी में इसको कहते हैं भैया वर्ग माध्य मूल मान। ओके सर, सर रूट मीन स्क्वायर, तो भाई सबसे मेरे पास क्या है, रूट है, सारे पदों का मीन है, और मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। तो इंग्लिश वाले पद को थोड़ा उल्टा पढ़ना, इंग्लिश वाले पद को थोड़ा सा उल्टा पढ़ना, पहले हर एक पद का वर्ग करेंगे, सारे पदों का वर्ग कर दिया, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर, ओके सर। फिर करेंगे उनका मीन, मीन मतलब औसत, सबको जोड़ेंगे बटे में कणों की संख्या का भाग देंगे, ओके, और आखिर में मेरे पास क्या है, रूट वर्गमूल कर दिया, अंडर रूट, चलेगा। तो मेरे पास क्या है, वीआरएमएस का एक जनरल फॉर्मूला है, वीआरएमएस का एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये बनता है, वीआरएमएस का एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये बनकर आता है। बट सर गेज है, गेज से मेरे पास क्या होता है, गेज के लिए सब आप लोग सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो वो फॉर्मूला भैया कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। वीआरएमएस का जनरल फॉर्मूला अभी अभी देखा है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ऐसे जितने कण होंगे सबको जोड़ेंगे, vn का स्क्वायर, डिवाइड में कितना होगा आपका n होगा, साथ में कितना रूट होगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। लेकिन यही बात जब हम लोग गैस के लिए करते हैं, रुको भैया, टेढ़ा नहीं भाई, सीधा बन जाएगा, ऐसे ना कर, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। अपने एक तो याद रखना है, बाकी जब गैस के लिए सारी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला होता है कितना पता है, 3p बटा रो मेरे पास आता है। तो ये कहां से है, कोई बताएगा कहां से आएगा? देखो हमने अभी थोड़े पहले फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर का फॉर्मूला गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन के पदों में, बोलो हाँ के ना? हाँ सर, पढ़ा तो था। क्या हमने कहा था प्रेशर, या बोले हटाओ उसको भी यार, प्रेशर का फॉर्मूला कितना, 1/3 रो वी स्क्वायर था, 3 को यहां लाओ 3p, रो को लाएंगे बटे में, डन, ये कितना वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर हटाओगे तो 3p बटे रो का रूट मेरे पास आएगा। अरे सर यही सवाल मेरे पास बन जाता है। तो 3p बटा रो से मेरे पास क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। चलो याद करते हैं, आदर्श गैस समीकरण मैंने आपको एक संबंध याद करने को कहा था, p बटा रो आर टी बटे एम डब्ल्यू, या के टी बटा छोटू एम। हाँ जी सर, ये संबंध मैंने आपको बताए थे। तो उन संबंधों में अगर p बटा रो का मान रखूं तो कितना बचेगा, 3RT बटा एम डब्ल्यू आएगा। अगर p बटा रो का मान कितना, KT बटा m रखोगे, कितना पास आएगा, 3KT बटा छोटू m आएगा। ये रूट हो गया। तो ये आरएमएस वेग के फॉर्मूला बनकर आपके सामने प्रस्तुत है, और हमें इसको याद रखना है, और उम्मीद है आपको हर एक टर्म का मतलब याद होगा। P होता है प्रेशर, रो होता है डेंसिटी, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, MW मेरे पास क्या होता है, गैस का आणविक भार होता है, K मेरे पास बोल्ट्जमान नियतांक होता है, स्मॉल m मेरे पास क्या होता है, एक कण का द्रव्यमान होता है। ये सारी बातें मैं लास्ट क्लास में लिखवा चुका हूं, ये सारी बातें लास्ट क्लास में लिखवाई जा चुकी हैं। यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, क्या जो आरएमएस वेग है ना, आरएमएस वेग
वो मेजरली रूट टी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब जो आपका आरएमएस वेग है वो सिर्फ और सिर्फ तापमान से ही प्रभावित हो सकता है। तापमान बढ़ाओगे मतलब एक तरह से ऊर्जा दोगे, तापमान बढ़ेगा तो गैस के अणुओं का वेग बढ़ जाता है। तो वीआरएमएस क्या होता है, रूट टी के समानुपाती होता है। मेजरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी फैक्टर पे, इसी पॉइंट पे बेस्ड मेरे पास आते हैं। ठीक है, चाहे नीट हो चाहे जेई मेंस हो। चल जाएगा क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ाओ। क्या देखो, अब ऐसे हमारे पास क्या है, और भी टर्म्स यहाँ पर होती हैं। औसत चाल होता है, अधिकतम संभाव्य चाल होता है, ध्वनि का वेग होता है। हाँ जी सर, अब बात समझते हैं। पहले तो औसत चाल, औसत चाल, इनके हमें डायरेक्टली फॉर्मूले ही याद रखने हैं। मैं कंफर्म करता हूं, औसत चाल और औसत वेग अलग है। औसत चाल और औसत वेग क्या है, अलग है सब। वेग, वेग एक सदिश राशि है सर। जी हाँ, वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो आपने सदिश योग उनका किया था। हम कह रहे हैं औसत चाल। औसत चाल का भाई मतलब यहां पर है, औसत चाल का मतलब क्या है कि आप सारे के सारों कणों की जो गति है सिर्फ उसका परिमाण ले रहे हो। क्या कह रहा हूं, सारे कणों की गतियों का सिर्फ परिमाण, कोई दिशा नहीं, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं। सबको जोड़ेंगे, बटे में कणों की संख्या कर डालेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू मेरे पास आता है कितना आएगा, कार्टनो कोई बताएगा मेरे को? देखते हैं कितना याद है। फिर बस अगला टाइम पास वी एमपी। एमपी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का बात करते हैं। चंद्रमणि साहब बेटा बहुत बहुत बढ़िया, चंद्रमणि साहू जी बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, बात करें मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम संभाव्य। समझना, अधिकतम संभाव्य मतलब क्या होता है, वह वेग जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। वह वेग जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। फॉर सिंपल एग्जांपल समझना, कि मान लो मेरे पास गैस में क्या है, 10 कण है, 10 अणु है मेरे पास। मतलब के पास क्या है कि गैस में 10 कण है, उनके वेग की बात करते हैं। सर एक का वेग है 4, एक का है 5, एक का है 8, एक का है 5, है ना। फिर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर पास कितना, एक का 3 हो गया, एक का 7 हो गया, एक का 5 हो गया, एक का 9 हो गया, और कितना है पास 4 हो गया। लो, तो यहाँ पे अधिकतम संभाव्य का मतलब क्या होता है, अधिकतम संभाव्य का मतलब होता है जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, या वो वाला वेग जो कणों के पास सबसे ज्यादा रहा है। वो वाला वेग जो कणों ने सबसे ज्यादा लिया है अपने पास। फिर चेक करते हैं सर कौन सा वेग जो सबसे ज्यादा कणों ने रखा हुआ है। भाई देखोगे सर, 4 सिर्फ 2 बार है, करेक्ट। 5, 1, 2, 3, 3 बार 5 आया, बाकी सब एक एक बार है। तो कौन सा वेग सबसे ज्यादा बार आया, सब 5। तो आपका जो 5 होगा ना, 5 ये सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, तो अधिकतम संभाव्य वेग 5 होगा। अधिकतम संभाव्य वेग कितना, 5 होगा। वो वेग जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा कणों ने अपने पास रखा हुआ है। क्या इसका मतलब समझ रहे हो क्या, क्या इसका मतलब समझ रहे हो क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो कणों ने अपने पास सबसे ज्यादा रखा हुआ है। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो, जानवरों कछु हाँ ना बोलोगे? यस, ठीक है। तो इसको इसको रहने दो, मिटा दो, तो रख लेते हैं। ठीक है, तो वीएमपी मेरे पास आएगा। और ऐसे मेरे पास एक टर्म आपका होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। हालांकि ये पार्ट जो होता है हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर वेव थ्योरी में, 11वीं क्लास का लास्ट टॉपिक होता है, 11वीं क्लास का लास्ट चैप्टर होता है ये, वहां पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड हालांकि हम लोग वहां पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इनकी बात करेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, सारे फॉर्मूले में मेरे पास क्या एक टर्म कॉमन है, सारे के सारे फॉर्मूला मेरे पास क्या है, पी बटा रो कॉमन है रूट में। इसमें क्या होता है, पी बटा रो कॉमन है रूट में, पी बटा रो कॉमन होता है रूट में। अब खाली जो आगे का अंक हो, जो आपका आगे का नंबर होता है वो अलग अलग आता है। बात करें अधिकतम आपका जो एवरेज वैल्यू है, ये कितना 8 बटे पाई यहां बन जाता है। यह कितना आपका 2p बटा रो बन जाता है, ये गामा p बटा रो बन जाता है। अच्छा, और ये कहानी हम लोग आपको बता चुके हैं कि भाई जो p बटा रो होता है वो RT बटा MW होता है।
या KT बटा छोटू m होता है, तो सभी फॉर्मूला में यह वैल्यू डाल के इन्हीं फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हो इस तरह से। सेम कहानी इनमें भी पॉसिबल है। ठीक, तो भैया ये फॉर्मूले हमें रटे हुए होने चाहिए, ये फॉर्मूला हमें रटा होना चाहिए। कौन सा? सारे सारे के सारे फॉर्मूले हमें रटे होने चाहिए भैया कि एवरेज का, औसत चाल का, अधिकतम संभाव्य चाल का, और आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि के वेग का। ठीक सर। तो इसमें गामा क्या होता है? गामा हालांकि आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा आपके केमिस्ट्री में, लेकिन लिख देता हूं। गामा को हम लोग यहाँ पे कहते हैं सीपी बटा सीवी। सीपी बटा सीवी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में बात करेंगे। सीपी बटा सीवी मेरे पास होता है, क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, विशिष्ट ऊष्माओं विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। बोलो भैया, यहां तक हमें कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, जल्दी बता दो मेरे को। क्लियर है भैया? फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको रटा हुआ होना चाहिए। A to Z घोट के पीना होता है भैया, ठीक है? आगे बढ़े कहानी को। ठीक है भैया, अब सुनेंगे भैया, यहाँ पे छोटी बात हम लोग और भी कर लेते हैं। सर पिछले चैप्टर की रिव्यू नहीं मिली ऐप में, बड़े पिछले मैंने डाल दिए, मैंने कल भी 2 डाली है, मैंने भी कल 2 अपलोड किया है, आज एक और डाल दूंगा, ठीक है? अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ऑपरेटर चल रहा है हमारा, थोड़ा सा बिजी चल रहा है, हमारा जो ऑपरेटर है वो चल रहा है थोड़ा सा बिजी। दिक्कत क्या बेटा, प्रॉब्लम अभी यही चल रही है कि फिलहाल जैसे आपके आसपास बारिश हो रही है ना, वहां पर भी बारिश हो रही है, तो इस वजह से वो ऑफिस नहीं आ पाता आधी बार। जब ऑफिस नहीं आ पाता तो वो डीबी पे टाइप नहीं कर पाता, वो अपलोड नहीं हो पा रही है। वरना मुझे बताओ, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लास्ट चैप्टर से पहले तक, लास्ट चैप्टर से पहले तक आपको डीपी एकदम टाइम पे मिल जा रही थी ना। ये सिर्फ अभी हुआ है क्योंकि जब रिसेंटली बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उस चक्कर में क्या होता है ना, वो आदमी घर से निकल नहीं पाता है, ठीक है? तबियत खराब हो जाती है, कितना बाहर निकले, कितना बारिश में जाए, और जगह जगह बाढ़ भी आ रखी है, तो ऑफिस नहीं आ पाता है, इस चक्कर में डीपी टाइप नहीं हो पाती, थोड़ा काम अटक जाता है, समस्या वहां है। हालांकि मेरी कोशिश पूरी है कि भाई जल्दी आपको मिल जाए, ठीक है? नोट देखो भाई, भाई सुनो, होड़ी बाबा रे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नोट 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 नोट, जरा देखो मेरे लाल, देखिए देखिए देखिए, सुनेंगे। सर हमने पढ़ा, एक तो आरएमएस वेग पढ़ा, हमने एक आपका औसत चाल पढ़ा, हमने अधिकतम संभाव्य वेग पढ़ा, हमने साउंड भी पढ़ा है, लेकिन फिलहाल उसको रहने देते हैं, साउंड को बाद में कर लेंगे, ठीक है? साउंड के बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम इनकी बात करते हैं। हमने मेन फिलहाल ये 3 पढ़े हैं, ठीक सर?
क्या इसके फॉर्मूला में अंडर रूट में 3 था? क्या इसके फॉर्मूला में रूट में 8/पाई था? क्या इसके फॉर्मूला में रूट में 2 था? बोलो हाँ कि ना। बाकी सारी कहानी सेम है, बाकी सारी कहानी सेम था भाई। पी बटा रो का अंडर रूट, हाँ हाँ सर देखा था। देख कितना सर, ये तो मेरे पास क्या है, ये पक्का है कि मेरे पास ये नंबर आपका √3 नजर आ रहा है। 8/पाई, सर पाई कितना होता है सर? पाई 3 पॉइंट कुछ होता है। अगर 8/3 करोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ। तो भैया ये जो संख्या है 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कुल मिला के 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। ये कितना हो गया? √2 हो गया। तो देख के साफ साफ नजर आता है, देख के साफ साफ नजर आता है कि ये √3 संख्या सबसे बड़ी है, फिर सेकंड नंबर पे ये है और आखिर में वो है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए दिए गए तापमान के सेम टेम्परेचर पे, दिए गए तापमान पे, समान तापमान पे आपका आरएमएस वेग हमेशा ज्यादा होगा एवरेज स्पीड से और आपका अधिकतम संभावित चाल से। ये इनके मध्य क्या होता है? आपका संबंध आपको मिल जाता है। लो भाई चल जाएगा। ये पॉइंट जरा याद रखेंगे, ये पॉइंट जरा याद रखेंगे। आशा करते इनमें कोई समस्या नहीं होगा। हाँ जी सर, हाँ बेटा राम कह सकते हो। राम भगवान ऑलवेज ऑन द टॉप, राम भगवान ऑलवेज ऑन द टॉप। कि भैया राम जी, राम जी आर बोले तो आरएमएस, ए बोले तो एवरेज, एम बोले तो मोस्ट प्रोबेबल। क्या बात सर, मजा आ गया। ओहो, ये भाई मैंने नहीं बताया, किसने बताया मेरे को? मुझे भी नहीं बताता ऐसा कुछ। ठीक है भैया, चलेगा। ओके ओके ओके। सवालों की जरा लगाते हैं लड़ी। अब बात सुना, देखो सुनो, इसमें मैं आपको वो हर साल जो मोस्ट इजी क्वेश्चन करवा दिया करता था वो एक आधे करवाऊंगा। बाकी कुछ अच्छी लेवल के सवाल इसमें रखेंगे, इसलिए मतलब कि जिनमें कॉन्सेप्ट मिक्स हो रखे हो, जिनमें कॉन्सेप्ट मिक्स हो रखे हो वैसे सवालों की हम लोग बात करेंगे। मैं आपको फिर भी एक दो आसान आसान एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई हाँ इजी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो देख लो, देख लो कि मान लो कोई गैस है, कोई गैस है, उसका तापमान शुरुआत में कितना रखा आपने? 27 डिग्री सेल्सियस रखा। बाद में उसका तापमान कितना? 27 डिग्री सेल्सियस रखा। इन दोनों तापमान पे आने वाले आरएमएस वेग का अनुपात बताइए। समान गैस के लिए, समान गैस के लिए तो अलग अलग तापमान पे मेरे पास आरएमएस वेग का अनुपात क्या होगा? आरएमएस वेग का अनुपात क्या होगा? सर हमने देखा आरएमएस वेग का अनुपात की बात कर रहा है। हमने कहा फॉर्मूला के हिसाब से वी आर एम एस कितना पढ़ा हम लोगों ने? 3RT/MW पढ़ा है। हाँ सर, तो इसके हिसाब से साफ साफ दिखता है कि वी आर एम एस जो है समानुपाती है √T के। बोलो हाँ के ना। तो सर इसके हिसाब से, इसके हिसाब से V1/V2 तापमान का अनुपात बनेगा। और मैंने कहा था यहाँ पे जितने भी तापमान होंगे सब के सब किस में आएंगे? केल्विन में आएंगे। हाँ सर, तो पहला तापमान 273 प्लस का 27 डिवाइड में 273 प्लस में 927। सर जरा इनका करेंगे योग, सिंप्लीफाई करोगे कितना? 300, ये कितना? 1200। जरा इनको काटो तो 1/4 का रूट आएगा। सर 4 का रूट कितना? 2 हो जाता है, तो 1/2 इनके आरएमएस वेग का अनुपात निकल कर आ जाएगा। इनके आरएमएस वेग का अनुपात निकल कर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मान लो, मान लो, मान लो ऐसे हम बात करते हैं, हम ऐसे बात करते हैं कि मान लो मेरे पास क्या है? दो गैसें हैं। हाइड्रोजन गैस है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस पे। ऑक्सीजन गैस है मेरे पास कितना आपका? 227 डिग्री सेल्सियस पे। तो इनके लिए इनके आरएमएस वेग का अनुपात बताइए। आरएमएस वेग का अनुपात बताओ। सर मेरे पास क्या है? अलग अलग गैस है, अलग अलग गैस है तो भैया और तापमान भी अलग है। यस सर, अलग अलग गैस है, अलग अलग तापमान है। तो भाई एक बार फॉर्मूला लिख के देख लो। देखो वीआरएमएस का जो हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं वो कितना होता है दोस्त? ओहो, 3P/ρ पढ़ते हो? जी हाँ सर, है ना। या हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3RT/MW पढ़ता हूं। जी हाँ सर। या फिर कितना होता है? 3KT/छोटू m पढ़ता हूं। हाँ जी सर। तुम बताओ इनमें से किस फॉर्मूला का यूज करना चाहिए बेस्ड ऑन द गिवन डेटा? सर हमें तापमान पता है, हमें तापमान क्वेश्चन में दिया हुआ है तो तापमान का इस्तेमाल करना चाहिए। या तो ये करो या ये करो, है ना।
हमें डायरेक्टली लिखा है गैस H2 और O2। तो गैस का अगर मुझे पता है, तो गैस के लिए मेरे पास क्या है, आपका आणविक भार हम लोग जानते हैं। आणविक भार हम लोग जानते हैं, हाँ जी सर। तो उसके हिसाब से इसका यूज करना सबसे बेस्ट होगा। तो VRMS 3, R तो दुनिया के लिए सेम तापमान दिया हुआ है, और MW आणविक भार गैसों के लिए हम लोग जानते हैं। तो यहां से साफ साफ दिख पाएगा कि जो VRMS है वो समानुपाती है T बटा MW के रूट के। हाँ जी सर, चल जाएगा, है ना। बात करें तो इसके हिसाब से V कौन सा, हाइड्रोजन, V कौन सा, ऑक्सीजन। सर तापमान की बात करें, तापमान कितना, 27, 27 प्लस 273 कितना, 300 मेरे पास आएगा, ठीक है। और दूसरे का तापमान कितना, 227। एक काम पहले लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, T1 बटा T2, और द्रव्यमान उल्टे अनुपात में है, तो द्रव्यमान O2 का, द्रव्यमान H2 का, ठीक सर। तो VH2, VO2, T1 कितना, 300 केल्विन आएगा, 227 प्लस 273 कितना, 600 आएगा। बात के द्रव्यमान, O2 का द्रव्यमान कितना, 32 ग्राम होता है, H2 कितना, 2 हो गया सर, बहुत बढ़िया। उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं होगा भाई, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं करने का। 300 से कटा 2 बार में, 2 से कटेगा वे कितना, 16 बार में, 16 से कटा कितना, 8 बार में, तो कितना हो गया पास, √8 हो गया, जिसको आप लोग कितना, 2√2 कह सकते हो, 2√2 कह सकते हो। चल जाएगा, है 500 का। ओ सॉरी, एक काम करो, चेंज करो, हट। मैं तो वही रखूंगा, तुम जो मर्जी करना कर लो, मैं अपना आंसर चेंज नहीं करूंगा, मैं बल्कि क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। मेरा आंसर तो करेक्ट है भाई, मेरा आंसर तो करेक्ट है भाई, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर दूंगा। करो, तुम करो, अब ठीक है, मेरा आंसर ले, कर लियो। अरे तो मेन बात क्या, अपने मेथड समझना है, मेन बात क्या, अपने को मेथड समझना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत एरर मेरे से हो जाती है, पर अपने को मेन तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है। चीटिंग करते हो आप, यस। तुमने सुना नहीं क्या, बॉस इज ऑलवेज राइट। लाइफ में 2 रूल हमेशा याद रखे हैं। रूल नंबर 1 कि बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को याद रखें। यही 2 रूल है लाइफ के, समझ रहे हो सर जी, हाँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या क्लास में बच्चों को ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा फील होता है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं? किसी को लग रहा है ऐसा कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं? कि कल एक नादान अबोध बालक ने मेरे से बात की कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो इस बार। मतलब मेरे साथ देखता हूँ, मेरे साथ मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, मतलब लास्ट ईयर में जो लास्ट ईयर मेरे पास जितने लेक्चर थे, मैंने नंबर ऑफ लेक्चर उससे ज्यादा रखे थे, उसके बावजूद मैं चल रहा हूँ पीछे। ईमानदार चाहता हूँ, ईमानदार से लास्ट ईयर जो मेरे पास प्लानर था ना क्लासेस का, जितना मैंने क्लासेस में लेक्चर लिए थे, मैंने उससे हर एक चैप्टर में 1 या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा रखे थे, उसके बावजूद मैं चल रहा हूँ पीछे अपने सिलेबस से, उसके बावजूद मैं अपने सिलेबस से चल रहा हूँ पीछे। और बच्चा बोला सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, कि आपको बस जल्दी लग रही है सिलेबस खत्म करने की। क्या वहां पर सैटरडे ऑफ रहता है, मतलब संडे ऑफ सन में आता है, शनिवार को छुट्टी रहती है, सैटरडे ऑफ रहता है वहां पे भी? भाई ये क्या गड़बड़ है। मैं कंपेयर, अगर तुम्हें करना है ना तो ऑफलाइन से कंपेयर करो, अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो ऑफलाइन से कंपेयर करो। जो ऑफलाइन 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 बैच में ये मान लो जो सिलेबस चल रहा है अपना ऑलमोस्ट सेम चल रहा होगा, ऑफलाइन सेंटर का जो सिलेबस है हमारे सिलेबस से ऑलमोस्ट सेम चल रहा होगा, ऑलमोस्ट सेम चल रहा होगा,
ऑलमोस्ट सेम चल रहा होगा, ठीक है, बल्कि हो सकता है कि शायद हम उनसे पीछे ही होंगे, हो सकता है कि हम उनसे पीछे ही हों। हाँ, कह रहा हूं ना, ऑफलाइन कोचिंग हमसे बहुत ज्यादा चलती है। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। चलो कोई नहीं, अब उम्मीद है आपको ये पार्ट क्लियर होगा। अब थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल सवाल पे आते हैं। ठीक ठाक लेवल सवाल में देख लो फटाफट से। मैं देखो, क्या ये सवाल लिख सकते हैं, मानक ताप और दाब पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितना होगा भैया। गामा का वैल्यू दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, अब बोला गया कि मानक ताप और दाब पर। अब सब हम यहीं अटक गए, हम तो यहीं पर अटक गए, सब मानक ताप दाब कितना होता है, मानक ताप और दाब क्या होता है, बोल रहा है ध्वनि की चाल बताओ। सर ध्वनि की चाल का फॉर्मूला आपने लिखवाया तो है, फॉर्मूला कितना है, गामा आर टी बटे एम डब्ल्यू होता है। हाँ सर होता तो है, होता तो है। अब इसको कैसे करें, अब इसको कैसे करें, बात समझो। मैं देखो, गामा तो क्वेश्चन में 1.4 दिया हुआ है, आर भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। एक दिक्कत तापमान की जो नहीं पता है। दूसरा पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आणविक भार हम लोग जानते हैं कितना होता है सर, ऑक्सीजन कितना होता है 32 होता है। ग्राम में कन्वर्ट क्या किलोग्राम में आ गया। यस नाजिम बेटा बहुत बढ़िया। तो नाजिम बिल्कुल सही बात पकड़ा कि मानक ताप का मतलब होता है भैया 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को चेंज क्या कैलोरी में, तो कितना है बस 273 कैलोरी मेरे पास आएगा। तो 273 आप आपको याद रखोगे, साथ में कितना रूट के साथ, साथ में कितना रूट के साथ हम लोग इसको करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे आपको अपनी वैल्यू मिलेगा। जरा चेक कर लो कितना रही है। देखो अब यहाँ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट मेरे पास बढ़ जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन देखो है आसान, बस कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अगर फिलहाल मैं इसको टाइम बचाने के लिए सिर्फ करता हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। कितना का 1.4 इंटू 8.3 इंटू 273 डिवाइड में कितना 32 नहीं 0.032, ठीक है। फिर अपने को करना है इसका रूट 314 के आसपास आ रहा है, क्या यही आ रहा है क्या भाई, 1.4 8.3 आ तो ये रहा भाई 32 ग्राम के आसपास, मन तो ये रहा है 314 का आसपास बैठ रहा है। चेक करना क्या बैठ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर से उसने पूछा, उसने पूछा आपसे लगभग मानिए, उसने आपसे पूछा तो मान लगभग ही है, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। भाई एक काम करो भाई, इसको कितना, इसको 270 मान लेते हैं, इसको कितना 30 मान लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 3 से कितना 9 बार में कटेगा, फिर मेरे पास क्या 1.5 और 8, 1.5 इंटू 8, 1.5 इंटू 8 कितना बचेगा 12 के आसपास आएगा। ये हो गया 12, ये हो गया 9, अच्छा है सर। 12 को कितना कर लेंगे, 12 को भी लिख लो कितना 3 इंटू 4, ये कितना हो गया 9, करेंगे अंडर रूट, सही है। साथ में पावर 3 भी है, पावर 3 को ले आया भाई ऊपर, ठीक से चलेगा। तो 4 करोड़ कितना हो गया 2, 3 का 9 कितना हो गया 3, ये कितना 3,000। तो 100 में 100 को बाहर निकाल लो, 100 बार पर कितना 10 बचेगा, कितना बस अंडर रूट 30 बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 3 कितना 6 60 हो गया, 60 के बाद रूट 30, रूट 30 कितना 5 और 6 के 5.5 मान लें, 5.5 के हिसाब से गुणा करते हैं, 5.5 या बोले 55, 55 इंटू कितना 6, 5 6 33 33 330 के आसपास। हाँ बन तो ये रहा भैया, बन तो कुछ ही रहा है 333 के आसपास बनेगा भाई। तो जो देखना, जो भी आपका आंसर बने उसका देखना, आपका उसी के आसपास आंसर बन जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी है। चाहो तो आप लोग डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो, है ना। एक बार चेक करना भैया, देखो चेक कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा आपका ऊपर नीचे बन सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी चीजें की जा सकती हैं। भाई लोगों क्या बात अपने को क्लियर है क्या, क्या मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वो बात आप लोग समझ गए हो क्या। चेक कर लेता हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है ना। रुक जाओ, मैं जरा इसका एग्जैक्ट आंसर चेक कर लेता हूँ, एक मिनट दो, तब तक आप लोग अगला वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। क्या ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, शुरू हो जाओ फटाफट से, फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो एक बार।
लास्ट क्वेश्चन में क्या ना, इसको सोल्व करने पे आपका आंसर लगभग लगभग कितना 315 के आसपास आएगा, जिसके बेस पर आपके एनटीए ने इसका आंसर 310 चूज किया था। ठीक है, सॉल्व करने पे ये वाले कितना लगभग लगभग कितना 315 के आसपास आएगा। तो जिन्होंने बाद में इसको 310 लिया है राउंड फिगर में, ठीक है सर, वो भी मैं बताता हूँ कैसे लिया होगा, बताऊँ वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे लिया है। देखो, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 315 मेरे पास आएगा, 315 आएगा। हम जानते हैं कि मुझे इसका राउंड फिगर करना है, अगर मुझे इसका राउंड फिगर करना हो तो सब समझो। मेरे पास क्या है, 5 नंबर है, हमें 5 को करना है राउंड ऑफ करना है, हमें क्या करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है। जरा समझना, क्या 5 के बाद कोई संख्या है, सर नहीं है, 5 के बाद कोई संख्या है नहीं है, तो हम जानते हैं जब 5 के बाद कोई संख्या नहीं होता है तो आगे नंबर को मेरे पास सेम टू सेम रख देते हो, 310। तो राउंड फिगर कितना 310 मेरे पास बन जाता है। तो उसके हिसाब से कितना 310 एनटी ने चूज किया था। ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, जेई मेंस में आया हुआ सवाल है। अगला इसकी बात करते हैं। आदर्श गैस के अणु 27 डिग्री सेल्सियस पर निश्चित माध्य मूल वेग रखते हैं, वह लगभग तापमान क्या होगा जिसपे माध्य वेग कितना दोगुना हो जाएगा। बात समझते हैं, हम जानते हैं भाई वी आर एम एस सिंपल है मेरे पास, क्या रूट टी के समानुपाती होता है। इसके हिसाब से कितना होगा, V1 बटा V2 होगा, T1 बटा T2 होगा रूट के साथ। तो वेग V1 कितना है मेरे पास, V मान लो, V2 मेरे को कितना बोला है कि दुगना कर दिया है। तापमान पहले कितना 300 केल्विन था, बाद का तापमान मेरे को नहीं पता है, बहुत बढ़िया, V से V काट देंगे, स्क्वायर करो मेरे पास कितना 1/4 इक्वल में कितना 300 बटा T2 का रूट होगा, सॉरी कितने पास 1/2 है, यहाँ पे कितना रूट है, इस रूट हटाओगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/4 300 डिवाइड में कितना T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T2 का जो वैल्यू कितना 1200 केल्विन होगा। सिंप्लीफाई कर भैया, तो 1200 माइनस का 273 927 डिग्री सेल्सियस आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, डी मेरे पास सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर बन जाएगा। चलो अगला सवाल, इसको पढ़ के, क्या इसको कर सकते हैं क्या, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उनका वर्ग माध्य मूल वेग का अनुपात 5 उनका दे रखा है कि हीलियम अणुओं का हाइड्रोजन अणुओं से वर्ग माध्य मूल वेग 5/7 गुना है, मतलब कि जो हीलियम का वेग है वो 5/7 गुना है हाइड्रोजन की तुलना में। तो बोल रहा है, और हाइड्रोजन का तापमान कितना 0 डिग्री सेल्सियस कहा गया है, तो हीलियम का ताप मेरे पास कितना होगा, करो। अच्छा मुझे बताओ, अभी आपका जो वहां पे 2.0 बैच चल रहा है, उसमें जो नए सर अपने पास आए अखिल सर, कैसा पढ़ा रहे हैं वो, कैसा पढ़ा रहे हैं, किसी ने क्लास ली है उनकी, किसी ने क्लास लिया है अखिल सर का। कैसा पढ़ा रहे हैं वो, हाँ अभी वन शॉट दे रहे हैं यूट्यूब पर, मैं किसी ने क्लास देखी हो तो पता हो शायद, सी आ रहा है। अच्छा नहीं वो क्या, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगले साल कुछ बच्चे अगर पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, तो उनको अपना आइडिया दे पाए ना। चलो चेक करें, साफ साफ दे रखा है कि हमारे पास हीलियम का जो वेग है 5/7 गुना हाइड्रोजन का, ऐसा हमसे बोला गया। अच्छा बात करेंगे कितना, आपका भाई हीलियम की बात करें 3RT, हाइड्रोजन का तापमान नहीं पता, हीलियम का मुझसे पूछा गया 3RT/MW। तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है 4 कहोगे, इक्वल में कितना 5/7 आएगा, 3RT, तापमान कितना 273 केल्विन में आएगा, बटे में कितना मेरे पास आपका आएगा द्रव्यमान कितना इसका 2 आएगा, रूट के 7 आएगा, चल जाएगा। जरा इसको सब समझ, अच्छा चलो कोई नहीं,
देखते हैं मेरे पास, देखो √3r जाएगा, 2 से इसको काटो कितना, 2 बचेगा, जो बचा हुआ है जरा उसका करते हैं वर्ग, स्क्वायर किया जाए, वर्ग करो वर्ग करो वर्ग करो वर्ग करो। अगर यहां से हम लोग वर्ग करते, देखो t का वर्ग t, √2 का वर्ग 2, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये कितना है पास 273, चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना 2 बार में कटेगा, है ना, 50 के आसपास ही, 2 कट गया, तो टी का मान कितना बचा भैया 273 मेरे पास आ रहा, 273 मेरे पास ये आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना 273 केल्विन आया है। इसका मतलब क्या सही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस के लमसम मेरे पास आएगा, तो क्या होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे पास आएगा। हाँ देखा था मैंने उनको भी, सौरभ सर। चलो इसको पढ़ के बताओ, जेई 2010 के तापमान को 27 से कितना 27 कर लिया, तो आरएमएस में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ये आप लोग खुद से कर सकते हो, होमवर्क में चिपका रहा हूं, ट्राई कर लेना, ठीक है। वो देख लो, ये भी सेम टाइप की कहानी है। अब थोड़ा पर इसको पढ़ लेते हैं, जेई मेंस 2019 में आया सवाल है, पढ़ लेते हैं। एक एटीएम दबाव है, 127 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, पर एक ही दी हुई गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 200 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ओके, इसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 227 और 2 एटीएम पे कितना होगा। सर कंफ्यूजन यह है कि आपको क्वेश्चन में मुझे प्रेशर भी दे रखा है और तापमान भी दे रखा है, तो आरएमएस का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, आरएमएस का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए कि भाई आरएमएस के सामने क्या है, 2 फॉर्मूले पढ़ रखे से, कौन सा, एक तो 3p/ρ का रूट लिखते हो, एक ही लिखते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, बात समझेंगे। हमारे पास क्या प्रेशर दिया भी हो ना, प्रेशर दिया भी हो तो भी उसका यूज मत करना, सर काहे काहे, बात समझो, क्योंकि मेरे पास क्या है ना, इस वाले फॉर्मूला में क्या है, p/ρ होता है, और p/ρ जो होता है वो अपने आप ही इसके बराबर होता है। अच्छा, तो क्या होता है क्या होता है क्या होता है, जब आपको प्रेशर के बारे में दे रखा हो उसका यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ पता है प्रेशर के बारे में, आपको डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी गई, क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में कंफर्म पता है कि अगर मैं इस फॉर्मूला से करूंगा तो तापमान तो पता है, आर दुनिया के लिए सेम है, और एम डब्ल्यू तो गैस के लिए होता है कांस्टेंट है, एम डब्ल्यू दी गई गैस के लिए मेरे पास क्या होता है, फिक्स होता है, तो भैया हमेशा तापमान वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो हम जानते हैं कि v समानुपाती किसके, √t के, यहां से v1/v2, t1/t2 रूट के साथ, परफेक्ट है, तो v1 का मान कितना पास है 200, v2 मेरे को निकालना है, डन है सर। तापमान में पहले कितना था 127 के हिसाब से कितना 400 केल्विन आएगा, बाद में कितना पास है 227 है, कितना बचा 500 केल्विन आएगा, रूट कर देंगे, 2 0 काट लिया। सर करते हैं जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर पहले रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, उसे कितना 100 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100√5, ठीक है, 100√5 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 100√5 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बालों को सवाल तुम्हें भी करना है, अकेला मैं नहीं करूंगा, ये सवाल आप लोग करो, अभी के अभी तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाओ। ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, बालों को देख लो, मैं चाहूं तो इसको मैं आज के आज खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल करवा रहा हूं तो टाइम ले लो, कर लो। सर क्वेश्चन के नीचे नोट में लिख दो, क्या लिखूं नोट में बेटा, क्या लिखूं बेटा, ऐसे पॉइंट लिख लिया करो यार, ऐसे पॉइंट लिख लिया करो। इसको करो, क्वेश्चन पढ़ता हूं, हीलियम हीलियम मिथेन और CO2 की आदर्श गैसों में गमन कर रही ध्वनि तरंग पर विचार करें, ध्वनि तरंग, ध्वनि की बात कर रहा हूं, ठीक है, सभी गैसों का p/ρ का अनुपात समान है, ओके, p दाब
और रो पी मेरे पास क्या दाब है, रो मेरे पास का घनत्व होता है, गैसों से होकर ध्वनि की चालों का अनुपात मेरे पास क्या होगा। अब इसके लिए भैया एक पॉइंट यहाँ पे आपको जो जरूरत पड़ेगा, हालांकि ये बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दे देता हूँ कि मेरे पास क्या होता है, हीलियम। हीलियम मेरे पास क्या होता है, एक मोनो एटॉमिक गैस होता है। जिसको पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो हम देख लेंगे इसको भी। मोनो एटॉमिक गैस इसको कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए गामा का वैल्यू कितना, फिलहाल 3/2 याद रखेंगे, सही ना, 5/3, 5/3 मेरे पास याद रखेंगे। अच्छा है सर, सर पास क्या होता है, CH4, CH4 होता है सर। CH4 मेरे पास क्या है, ये आपका क्या होता है, पॉली एटॉमिक, क्या बोले, ट्राई एटॉमिक के ऊपर आता है ना। पॉली एटॉमिक गैस मेरे पास क्या, एटम एक से लगभग ना 2-3 से ऊपर होता है, तो पॉली एटॉमिक होता है। तो इसके लिए क्या होता है मेरे पास, जो गामा होता है वो कितना आता है, कितना आता है बे, कितना आता है, 4/3, 4/3 आता है। और मेरे पास क्या है, CO2। CO2 मेरे पास क्या होता है, एक लीनियर संरचना होता है, जहां तक मुझे पता है भाई ऐसे होता है, ये होता ना CO2, क्यों भी कार्टून हो, CO2 ये होता है। तो इसके लिए मेरे पास जो गामा आपका होता है वो आपका होता है 7/5, ठीक है, 7/5 से। गामा कहां पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये फॉर्मूला मेरे पास काम का होता है। हालांकि चीजें केमिस्ट्री में पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है कि सर ठीक है, इनके बेस पे सोल्व करने का। हम जानते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सर ध्वनि का वेग पूछा गया, सर ध्वनि का वेग कितना, गामा P/ρ आपने बताया है, हाँ सर, ध्वनि का वेग आपने कितना, गामा P/ρ आपने बताया है। अब क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि P/ρ सबके लिए सेम है, P/ρ सभी के लिए सेम है, तो मेरे पास आने वाला हमारे पास वेग का अनुपात कितना होगा। अरे भाई सोचो यार, भाई सोचो यार, जब साफ साफ कह रहा है कि P/ρ सेम है, बचा क्या, गामा, तो जो गामा होगा उसी के अनुपात में मेरे पास आएगा। तो पहले गामा 5/3, दूसरे का 4/3, और मेरे पास तीसरे कितना 7/5, तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन सी, डायरेक्ट आंसर है, सेम टू सेम, ठीक है। जेईई मेंस 2019 जरा पढ़ के बताओ, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। सवाल आपके सामने है, जिसको दिखने भैया थोड़ा सा आया करता हूं, लो शुरू हो जाओ। अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, साथ में अगला भी स्टार्ट हो जाएगा। अगले क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, साथ में नया भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा अंदाजा कहता है, आज क्या है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस संडे क्लास ले ले क्या, इस संडे को क्लास ले ले क्या, क्या बोलते हो, इस संडे को क्लास ले लिया जाए क्या। क्योंकि लास्ट संडे अपने लिया भी नहीं था, इस संडे ले लेते हैं, टेस्ट संडे को, ऐसा रहम करो गुरुदेव, हैं क्या रहम करो भैया, लास्ट संडे क्लास नहीं लेती मैंने। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बच्चे बोल रहे कि इसका आंसर कितना डी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सर हीलियम और आर्गन की बात करते हैं भाई। हीलियम और आर्गन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, उनके मोल दे रखे, और गैस का मिश्रण का तापमान कितना 300 केल्विन दे रखा है। अच्छा सर, क्या 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 RMS वेग का फॉर्मूला होता है, 3RT/MW। यस सर, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि दोनों गैस एक ही तापमान पर हैं। आर तो दुनिया के लिए सेम है, मोल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मोल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, हाँ सर, है ना, ठीक है। तो बात समझते हैं। तो यहां देखो भैया, क्लास लेना लेना मैं डिसाइड करूंगा, तुम लोग नहीं बेकार टू नो, ठीक है, चलेगा। तो इसके हिसाब से मेरे पास भी हीलियम
और V आर्गन, इनके द्रव्यमान के उल्टे अनुपात में जाएगा। तो M आर्गन का, M हीलियम का, साथ में रूट भी होगा। तो क्वेश्चन में कितना, ये जो है कितना 40 AMU, ये 4 AMU। यस सर। काटो में कितना, रूट का 10 आएगा सर। रूट 10 3 से कुछ बड़ा, 3 से कुछ बड़ा सर। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, नंबर 9 से बड़ा है, तो रूट भी 3 से कुछ बड़ा मेरे पास आएगा। हाँ जी सर, है ना। ठीक है, मेरे पास क्या 3 पॉइंट कुछ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेगा? यस सर, यस मास्टर। ये पढ़ के बताऊं, जेई मेंस 2019। भाई जिसने ये सवाल कर दिया मैं मान जाऊंगा, जिसने ये सवाल कर दिया उसको मेरी तरफ से साक्षात दंडवत प्रणाम। आप इसको होमवर्क में ट्राई करना यार, इसको होमवर्क में ट्राई करना। मैं छोड़ रहा हूं इसको, होमवर्क में आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप ये करो। कमरे के ताप पर द्विपरमाणु गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूलचाल 1930 दे रखा है, तो यह गैस मेरे पास कौन सा होगा? ठीक है, चेक कर ले भैया। आरएमएस वेग का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, सो कितना होता है 3RT/MW होता है। सर कितना बोला गया है? 1930 कहा गया है। ये रहा 3। आर कितना होता है सर? आर होता है 8.3 के आसपास। तापमान हमें दे रखा है क्या? कमरे का तापमान, कमरे का तापमान से कितना माना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 के हिसाब से लगभग कितना 300 केल्विन के आसपास हमने माना है, और एमडब्ल्यू मेरे को निकालना का है। अब आपको करना है क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर करके सॉल्व करने का, स्क्वायर करके आप लोग एमडब्ल्यू निकाल लीजिएगा। ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है, कर लेना। ठीक है, चलो भाई, अब पढ़ेंगे अगले पार्ट पर। पहले मैं बताऊं कि यहां तक किसी को कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बताओ कि यहां तक हमें किसी तरह की कोई भी तकलीफ लग रही है क्या? जल्दी हमारे को बता दो। हाँ यार, इस पे एक क्वेश्चन और था ना, कहां चला गया वो? नो प्रॉब्लम। हाँ चलो भाई, कहानी को जरा आगे बढ़ाया जाए। यस सर। विकास जी कोई डाउट है भैया? विकास जी कोई समस्या है क्या? नो, अच्छा ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अरे एक सवाल और भी होना था इस पर, एक सवाल कहाँ गया? एक सवाल, बड़ा सवाल था इस पे को, कहाँ गया सवाल वो? बढ़िया सवाल था वो, रुक जाओ। किथे गयो? अरे मारा भगवान, कहाँ मर गयो सवाल? पता नहीं कहाँ चला गया यार। चलो एक काम, मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, सवाल जब आएगा देख लेंगे। ठीक है, एक सवाल बन जाता है जनरली। सवाल ये पूछ सकता है कि मान लो मेरे पास कोई कोई गैस है, ठीक है, मान लो हमसे कहते हैं कि कोई कोई गैस है, कोई भी गैस हो सकती है। तो बोलता है कि गैस का
गैस का तापमान जिसके लिए गैस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ दे। ठीक है, सवाल कोई ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि पृथ्वी को छोड़ने के लिए, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ने के लिए, उससे निकलने के लिए हमें कितना वेग चाहिए होता है? सर वो होता है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। आपको याद होगा पलायन वेग। तो हम कह रहे हैं कि अगर किस गैस का आरएमएस रफ्तार पलायन वेग के बराबर हो जाए, क्या बोल रहे हैं, पलायन वेग के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, तो जाके वो गैस आपके पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से जा सकता है। अच्छा, तो उसके हिसाब से क्या होता है, आरएमएस वेग होता है कितना, 3 RT कितना MW। और पलायन वेग दुनिया में सबको पता है मेरे पास कितना, धरती की सतह के लिए कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे रख के उन सवालों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हैवी आ सकता है, अदरवाइज मेन तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। 1 नंबर, वाह मास्टर वाह। बात करें अब माध्य मुक्त पथ। सुनिएगा, हमने कहा सर गैस है, सर गैस में क्या है, अणु है तो चलेंगे तो टक्कर करेंगे। अब सवाल ये है कि कण क्या टक्कर एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है? नहीं भाई, टक्कर लगातार चलती रहती है। कभी यहां टकराया, कभी वहां टकराया, कभी यहां टकराएगा। भैया कुल मिला के क्या ये टक्कर सिंह है, कुल मिला क्या है, टक्कर सिंह कैरेक्टर का ढीला आदमी है। कभी यहां टकराएगा, कभी वहां टकराएगा, कभी यहां टकराएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि लगातार 2 टक्करों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी तय होगा। लगातार 2 टक्करों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ दूरी तय होगा। कभी वो दूरी कम हो सकता है, कभी वो दूरी ज्यादा हो सकता है। हम कह रहे हैं कि लगातार 2 टक्कर के बीच में चली गई औसत दूरी, मतलब जितनी बार उसने टक्कर किया होगा, जितनी बार उसने बीच में गति किया होगा, अगर उन सारी दूरियों का औसत मान ले लिया जाए तो वो कहेंगे हम लोग माध्य मुक्त पथ। 2 लगातार टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी औसत दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो किसी भी गैस में अणुओं की 2 क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई औसत दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त कहते हैं। मीन फ्री पाथ कहा जाता है, मीन फ्री पाथ को कहा जाता है। भैया इसका जो फॉर्मूला होता है, लैम्बडा मीन 1/√2 पाई d स्क्वायर स्मॉल n, ये इसका फॉर्मूला होता है। मेरे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये मेरे पास होता है। तो इसमें लैम्बडा मीन क्या है भाई, इसमें लैम्बडा m का मतलब होता है मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, 2 क्रमागत टक्करों के बीच में औसत दूरी। सर d मेरे पास क्या है, d को हम लोग बोलते हैं अणु का व्यास, अणुओं का डायमीटर, अणुओं का व्यास, चलेगा। सर स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n मेरे पास होता है n/v, बोले तो प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या, प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या। चल जाएगा, हाँ सर हाँ सर हाँ सर। तो ये पॉइंट आपने को याद रखने का है। अगला पॉइंट, सर हमने बात किया औसत दूरी का, 2 क्रमागत टक्करों के बीच में औसत दूरी का हमने बात किया। हम कह रहे हैं कि भैया 2 क्रमागत टक्करों के बीच में कुछ टाइम भी तो होगा। हाँ सर, उस दूरी को तय करने में कुछ टाइम भी तो लगने वाला होगा। तो हम कहते हैं कि 2 लगातार टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी, 2 लगातार टक्करों के बीच में औसत दूरी को तय करने में लिया गया औसत समय। 2 लगातार टक्करों के मध्य जो आपने औसत दूरी लिया है, उस औसत दूरी को तय करने में लिया गया औसत समय जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। साफ साफ बोला,
दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय विश्रांति काल कहता है, रिलैक्सेशन पीरियड कहलाता है। इसको जनरली हम लोग किससे, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम लोग कह पाएंगे ना, हम कह पाएंगे कि औसत रफ्तार VRMS कहा गया, औसत दूरी लैम्बडा कहा गया, औसत समय टाउ कहा गया। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला इनके लिए यूज किया जा सकता है, ये फॉर्मूला इनके लिए यूज किया जा सकता है। अच्छा सर, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? यस, एग्जाम में इस अकेले फॉर्मूले से 2 से 3 बार क्वेश्चन आया। अकेले फॉर्मूले पे आपका एग्जाम में इस फॉर्मूला पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। और जेई मेंस में इस फॉर्मूला पे बेस आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन और आ चुका है। तो जेई मेंस में 2-3 बार इस पे आया है, 2-3 बार इस पे आया है, तो भैया हाँ इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट मेरे पास ये पार्ट होगा। ठीक है, तो भैया ये बात थोड़ी याद रखेंगे। कोई समस्या हो तो बता दो, नहीं हो तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। इसमें अपने को कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं हो तो आगे बढ़े। बोल दो, कोई टेंशन दुख दर्द समस्या हो तो बताओ, नहीं हो तो आगे बढ़ाऊं। नो प्रॉब्लम, पक्का है? चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखो, सवाल सवाल सवाल, यदि n अणुओं की संख्या घनत्व है, संख्या का मतलब संख्या घनत्व, कितनी संख्या है, और घनत्व का मतलब होता है इकाई आयतन। तो आपको प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या स्मॉल n बोला गया है, डन। अणु का व्यास स्मॉल d कहा गया है। तो दो सफल टकरावों के बीच में एक अणु द्वारा ठके गए औसत दूरी मेरे पास क्या होगा, या मेरे पास बोले वही बोला, अर्थात मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। तो ये पूछ रहा है सर, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, अभी फॉर्मूला पढ़ा सके, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लिया गया औसत समय कितना, पाई डी स्क्वायर इंटू छोटू n। यस सर, ये तो बताया। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैं लगूं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सी क्यों बे, सी क्यों, सी क्यों, सी क्यों, आपको दिख रहा ठीक से? एक मिनट, आपको ऑप्शन ठीक से दिख पा रहा है? इसमें रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, इसमें रूट पूरे के ऊपर है, समझो, रूट 2 n पाई डी स्क्वायर, इसमें रूट पूरे के ऊपर है, इसमें रूट पूरे के ऊपर है। जिनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जिनको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं जरा यहाँ पे दिखाता हूं आपको। यह 1/√2 n पाई डी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, 1/√2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर डी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, 1/√2 n पाई डी स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, और ये कितना, √2 n पाई डी स्क्वायर यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे आप बताना कि जब मैं ये वाले क्वेश्चन लेके आता हूं, आपको इनके डेटा दिख पाते हैं क्या? नहीं, तो जनरल बात है, जब मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपको दिखता है कि ये स्क्रीनशॉट से लाया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख पाता है स्क्रीन पे ढंग से? मैं नहीं दिखता हो तो सब कुछ इलाज करूं, नहीं दिखता हो तो सब कुछ इलाज किया जाए, और दिखता है तो काम चल जाए। दिखता है ना? ठीक है, ओके। ये हो गया, ये भी आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। ये मेरे पास क्या है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। कभी कभी दिक्कत आती है, ठीक है, कभी कभी दिक्कत आती है। जेईई मेंस में आपका आया हुआ सवाल है, जरा मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन जरा मैं रीड कर देता हूँ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ओके। कथन में हमसे कहा गया, कथन नंबर 1, गैस के अणुओं का औसत मुक्त पथ आणविक व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो कह रहा है कि आपका माध्य मुक्त पथ जो है वो आणविक व्यास के, अणुओं के व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक, ठीक है। अगला अगला अगला, गैस की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होता है, कि जो गैस की आपकी औसत गतिज ऊर्जा है वो परम ताप के समानुपाती होता है। दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। चलो बात करते हैं, आओ। हम जानते हैं क्या,
मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। तो ये बात साफ साफ दिख पा रहा है कि हाँ, कि आपका माध्य मुक्त पथ डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात तो एकदम पक्की पुख्ता साबित हो चुकी है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात एकदम करेक्ट है। तो गतिज ऊर्जा ये कब पढ़ा है आपने? गतिज ऊर्जा ये कब पढ़ा है? अरे मेरे लाल, मुझे बता, क्या गतिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि हाफ mv स्क्वायर होता है? हाँ हाँ हाँ, होता है। तो क्या इसके हिसाब से गतिज ऊर्जा समानुपाती होगा v के स्क्वायर के? यस सर। क्या हमने पढ़ा है कि आपकी जो आरएमएस चाल होती है वो √t के समानुपाती होता है? तो अगर मैं v का स्क्वायर करूंगा तो √t का स्क्वायर t बनेगा। तो गतिज ऊर्जा क्या t के समानुपाती है। ये बात भी एकदम करेक्ट है, ये बात भी एकदम करेक्ट है। अरे सर, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 के कथन 1 असत्य, कथन 2 सत्य। क्या सही है क्या? नहीं सर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन भी कहता है कथन 1 और 2 दोनों मेरे पास सही है। ओके सर, चलेगा। कथन 1 सत्य लेकिन 2 असत्य। नहीं भैया, दोनों ही करेक्ट है। कथन 1 और 2 दोनों असत्य। नहीं भैया, दोनों सत्य है मेरे पास। तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। बताओ, ये आपका AIPMT 2014, बोले तो नीट 2014 में आया हुआ सवाल है। बता दो, क्या उस गली में कभी तेरा चना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। देखो, माध्यमिक पद क्या होता है? व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर व्यास के व्युत्क्रमानुपाती है तो वह त्रिज्या के भी तो होगा। अजी हाँ, तो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम सही बात है। आगे बढ़ाओ मास्टर। ये क्वेश्चन उम्मीद है दिख रहा होगा डेटा, फिर भी मैं पढ़ देता हूं एक बार, फिर भी मैं जरा पढ़ देता हूं कि 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन अणुओं का माध्य मुक्त पथ और औसत चाल दिया हुआ है। तो इन संघटों की आवर्ती क्या होगा? सर आवर्ती बोले तो आवर्ती का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितनी टक्कर हो गई, या 2 क्रमागत टक्करों के बीच समय का उल्टा, समय का उल्टा आपको ये निकालना है। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, आवर्ती मेरे पास क्या होता है? आवर्त काल का उल्टा होता है। कैसे करोगे? माध्य मुक्त पद दे रखा है, औसत चाल दे रखा है, करो। मैं एक काम करना, इसको ना, इसको एवरेज लिखना कि 2 टक्कर के बीच में औसत चाल से काम चल जाएगा, आराम से जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, यहाँ पे ना माध्यम मुक्त पथ वाला टॉपिक में इसको ठीक कर लेना, ये एवरेज आएगा। ठीक है, आरएमएस नहीं आएगा ये। चेक है भैया, देखो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो क्या यहां से 1/t का वैल्यू v बटा s बनेगा, और इसी को आप लोग क्या कहोगे? फ्रीक्वेंसी कहोगे। हाँ सर, तो v कितना है सर? v का मान है मेरे पास 600 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितना है? 3 इंटू 10⁻⁷ होगा। 3 से कटा पे कितना? 200। पावर 7 गया ऊपर, तो 2 इंटू 10⁹ 9। 2 इंटू 10⁹ ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10⁹ आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? सही क्या मैंने? एक रुक जाओ, जरा रुक जाओ, मैं क्रॉस चेक कर दूं कि मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ। ये आरएमएस आता है, क्या आता है? एक मिनट रुक जाओ, बाल को एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। आरएमएस ना एवरेज आता है इसमें। आरएमएस जो आपका होता है वो स्पीड के हिसाब से होता है,
स्पीड के हिसाब से होता है। और आपका जो ये आता है ये आपका दो टक्करों के बीच में है। एनर्जी और स्पीड, एनर्जी और स्पीड, एनर्जी और स्पीड, एनर्जी और स्पीड। एनर्जी और स्पीड के हिसाब से सोचें, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है यार। एनर्जी स्पीड नहीं यार, स्पीड ही आना चाहिए, स्पीड ही आना चाहिए, क्योंकि दो टक्करों के बीच में हमें चाल से काम होता है। आरएमएस तो आपका जो काम आता है वो एनर्जी के लिए काम होता है। सही था, सही सही है, सही है। तो 2 इंटू कितना, 10⁹ होगा। 2 इंटू 10⁹ होगा, सही है। ठीक है, तो ये आपका इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो चलो चलो, अगला पार्ट मेरे पास क्या है, स्वतंत्रता की कोटि। अब बताओ पहले, यहां तक की सारी कहानी क्लियर है क्या? यहां तक की सारी कहानी अपने को क्लियर है क्या? यहां तक की सारी कहानी अपने को क्लियर है क्या? कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, जल्दी बता दो मेरे को। हाँ, अच्छा है। हाँ तो भाई बालको, एक बार जरा पॉइंट पढ़ लो। हालांकि मुझे लगता है कि ये चीजें आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। संडे को मत लेना सर, आज ही करवा दो चैप्टर। बेटा ये तो हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अगला वाला है वो भी खत्म करना है ना। जो अगला वाला है वो भी तो खत्म करना है अपने को, मेरे मुन्ना। अच्छा बताओ, कोई जानता है इसके बारे में क्या होता है ये? स्वतंत्रता की कोटि का मतलब क्या होता है? क्या कर रहा है तू? हाँ, करेगा हमदा में? सुना सुना लगता है। हाँ देखो, यार वाला सारा पढ़ाने में, पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ाओ नहीं पढ़ाऊं? आले सारे अब, अभी अभी सारे आएंगे नहीं सर, बस छोड़ 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 दो। चंद्रमणि साहू बेटा बहुत बढ़िया, साहू साहब बढ़िया है। केमिस्ट्री में पढ़ा, याद नहीं है, बहुत बढ़िया। 20 मिनट ही तो है। चलो, बच्चे पढ़ना चाहते हो रहे हैं, मुझे लगा कि मेरे ये बोलते ही बच्चे बोलने साथ छोड़ दो, छोड़ दो आज तो, छोड़ दो छोड़ दो। चलो समझाते हैं, समझाते हैं। सुनो सुनो भाई, नींद आ रही है आज तो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, बात समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम भैया, पहले इसका नाम लिख दो भैया, पहले इसका नाम लिख दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, कि जो आपको दी गई संरचना है, जब हमारे पास क्या है, दी गई वस्तु जो संरचना है ना। सर किसी भी गैस के अणु जितने प्रकार की स्वतंत्र गति, यस करेक्ट बात है। मेरे पास क्या है कि आपके जो गैस के अणु होते हैं ना, वो कितने प्रकार का स्वतंत्र मोशन रख सकते हैं, कितने तरह का मोशन है जो आपस में डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। से बात करते हैं कि हमारे पास एक कण है, एक कण है, एक कण है। सर वो एक कण, क्या वो आपका एक्स में गति कर सकता है? यस सर, तो ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक एक। सर क्या ये कण वाई में गति कर सकता है? यस सर, ये वाई में भी मेरे पास गति कर सकता है, वाई में गति कर सकता है। मेरे पास क्या हो गया, ये भी आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। सर ऐसे मेरे पास क्या है, क्या जेड में गति हो सकता है? यस सर, जेड में गति हो सकता है। मेरे पास ये भी क्या हो गया, आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो देख लो, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे,
तीन डिफरेंट मोशन है। यस सर, एक्स वाला मोशन वाई पे डिपेंड नहीं करता, वाई वाला मोशन जेड पे डिपेंड नहीं करता, और जेड वाला कितना एक्स पे डिपेंड नहीं करता। तो तीन बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीनों तीनों पास क्या है? तीनों मेरे पास एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र हैं। हाँ जी सर, तो तीनों मोशन एक दूसरे से एकदम अलग हैं, तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास क्या है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। अच्छा सर, उसके अलावा ये जो हमने बात किया ये होता है स्थानांतरित गति। क्या होता है? ये स्थानांतरित गति होता है। अच्छा, दूसरा मेरे पास क्या होता है? रोटेशनल मोशन। पढ़ा हुआ आपने रोटेशनल मोशन की? सर रोटेशन मतलब क्या होता है? रोटेशन मतलब जब आप कहते हो कि जब वस्तु अपना विन्यास चेंज करता है। अभी हॉरिजॉन्टल है, हाँ सर, अगर ये घूमेगा अपना विन्यास चेंज करेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा तिरछा हो गया, वर्टिकल हो गया, फिर तिरछा हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर टेढ़ा हो गया, फिर वर्टिकल हो गया। हाँ सर, तो जब वस्तु अपना किसी अक्ष के सापेक्ष विन्यास चेंज करती है, ओरिएंटेशन चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु रोटेशन में है। वस्तु किसमें है? रोटेशन में है। तो हो सकता है कि आपकी जो वस्तु है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष घूम पाए, हो सकता है कि वाई अक्ष के सापेक्ष भी घूम पाए, हो सकता है कि जेड के सापेक्ष भी घूम पाए। तो तीन तरह के होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, तीन तरह के होते हैं रोटेशन मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एक्स के अनुदिश, वाई के अनुदिश, जेड के अनुदिश। रोटेटरी मोशन एक्स अक्ष के चारों तरफ घूमना, वाई के चारों तरफ घूमना, और जेड के चारों तरफ घूमना। तो तीन तरह के रोटेशन मोशन मेरे पास हो सकते हैं, तो जो हमने यहाँ पे बताया हुआ है। भाई देखो, किसी गैस के अणु जितने प्रकार की स्वतंत्र गति कर सकते हैं, जितने प्रकार की स्वतंत्र गति कर सकते हैं अथवा जितने प्रकार की ऊर्जा रख सकते हैं, उनको बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि कहा जाता है। चलेगा क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, हमने कहा कि स्वतंत्रता की कोटि है बेटा कितना? 3 प्रकार का हो सकता है मेरे पास। कैसा? स्वतंत्रता, आपको स्थानांतरण की गति, स्थानांतरण की गति के कारण मेरे पास स्वतंत्रता की कोटि हमने बता दिया कितना। ये कितना होता है भैया? 3 होता है। एक्स के अनुदिश गति, वाई के अनुदिश गति, और जेड के अनुदिश गति। होता है क्या? बोलो हाँ के ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या है पास? आपकी जो गति है, आपका एक्स के अनुदिश गति, वाई के अनुदिश गति, जेड के अनुदिश गति। तो 3 तरह की मेरे पास क्या हो सकती है? स्थानांतरित गति मेरे पास हो सकता है। अच्छा है सर। घूर्णन गति, घूर्णन गति मेरे पास भैया 3 तरह का हो सकता है। एक्स के चारों तरफ घूमना, वाई के चारों तरफ घूमना, जेड के चारों तरफ घूमना। सर क्या आप इसको एक डायग्राम बता पाओगे? देखो, यह है मेरे पास एक्स में आगे पीछे गति, वाई में ऊपर नीचे गति, वाई में ऊपर नीचे गति, या जेड में आपका अंदर बाहर गति। मेरे पास क्या है? जेड का अंदर बाहर का गति। भाई कंफ्यूजन ना हो, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये जेड अक्ष होता है। सर आपका घूर्णन की बात करें, घूर्णन मेरे पास देखो, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। हम कह रहे हैं 3 तरह का घूर्णन, एक्स के चारों तरफ घूमना, वाई के चारों तरफ घूमना, और जेड के चारों तरफ घूमना। तो 3 तरह का मेरे पास क्या घूर्णन भी हो सकता है। अच्छा है सर, बढ़िया है सर, हाँ जी ठीक है। लास्ट मेरे पास क्या है? कंपन की स्वतंत्रता की कोटि। जो कंपन वाला होता है ये कब आता है? जब हाई टेम्परेचर होता है। हालांकि अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर हाँ हाई टेम्परेचर पर आपके पास, हाई टेम्परेचर पर आपके पास कंपन की स्वतंत्रता की कोटि भी मेरे पास आ सकता है। ठीक है, बाकी ये तो हमारे पास जनरली आपको दिखता है। ठीक सर। अब मेरे पास क्या है? हमारे पास जो दिया गया अणु है वो कैसी संरचना लेके आया है। मेरे पास क्या है? दिया गया अणु कैसी संरचना लेके आया है, उसके हिसाब से उसकी स्वतंत्रता की कोटि हम लोग बताने वाले हैं। तो कृपया करके बोर्ड पे ध्यान दे और इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक को हिंदी में कहते हैं एकल परमाणुवीय, जिसमें सिर्फ एक परमाणु होता है। एकल परमाणुवीय, ठीक है, कि जिसके अंदर क्या होता है भैया? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु होता है, जिसके अंदर एक परमाणु होता है, जैसे कि हीलियम गैस होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है। हाँ सर, इनमें क्या होता है? एक ही परमाणु होता है, हीलियम He, आर्गन Ar। समझो? और क्या है? नियोन दे रखा है Ne, सिर्फ एक ही अणु होता है, मतलब एक तरह की बोल है। एक अणु, एक गोलाकार संरचना। हाँ सर, एक अणु है। अब ये अणु क्या एक्स में गति करता हुआ नजर आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है।
क्या y में गति करता नजर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। क्या z में गति करता नजर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। बस एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बहुत डिस्टर्ब करता भाई, बाहर आइए। गाड़ी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये सोच के कभी तुम घर से बाहर मत निकल जाना, ठीक है? कभी तुम घर के बाहर ऐसा गाना सुनो कि गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, और पता पड़े कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से बाहर निकाल दे कि जाओ कचरा बाहर निकालने को कहा गया है, निकलो बाहर। ये यार क्या डिस्टर्ब करता ही है। एक बार क्या हुआ, मैं घर बैठा था, घर बैठा हुआ हूँ, है ना, घर बैठा होता, गाड़ी आई कचरे वाली, गाना बजा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मेरी बीवी बोलती है कि कचरे की गाड़ी आ गई है। मेरी बीवी बोलती है कि गाड़ी, कचरे वाली गाड़ी आ गई। तो मैंने कहा एक काम कर, फटाफट से चल, तेरे को गाड़ी में डाल देता हूँ। कि क्यों? मैं बोल तो रहा है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो कचरे बाहर निकलो, जाओ गाड़ी में जाके बैठ जाओ। बस एक डाउट था, एक डाउट था कि इस कचरे को कहाँ डाला जाए, गीले कचरे में या सूखे कचरे में, है ना? डाउट ये था कि भैया कचरे को कहाँ डाले, गीले में या सूखे में। ठीक है भैया, चलो बात करते हैं। तो एक का परमाणु, इसके बाद एक परमाणु। देखो, एक परमाणु का एक्स में गति दिखा, वाई में गति दिखा, जेड में दिखा। हाँ सर सही बात है। अब मेरे पास क्या है, बात करें रोटेशन की। रोटेशन, अगर एक बॉल अपनी अक्ष के सापेक्ष घूम रहा हो तो सर उसका विन्यास चेंज नहीं हुआ है। वो पहले भी गोल गोल दिख रहा था, वो आज भी गोल गोल दिख रहा है। वो कल भी गोल गोल दिखा था, वो आज भी गोल गोल दिखा। तो चाहे आप उसको एक्स के सापेक्ष घुमाओ, चाहे वाई के सापेक्ष घुमाओ, चाहे जेड के सापेक्ष घुमाओ, उसका विन्यास कभी चेंज होता नजर नहीं आता है। उसका विन्यास कभी चेंज होता नजर नहीं आता है। तो भैया हमारे पास क्या है, स्थानांतरित गति की, स्थानांतरित गति का, स्थानांतरित गति के कारण हमारे पास तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन रोटेशन वाला एक भी नहीं होता है। और जब दोनों को जोड़ लोगे तो आपको कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3 मिल जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर। बेटा कमरा साउंड प्रूफ होने से आपको आवाज नहीं आती, मुझे तो आती है। ये तो माइक की सेटिंग ऐसी है कि आप तक आवाज नहीं पहुंचती, वरना आसपास इतना डिस्टर्बेंस आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं। सर हमारे पास क्या है, डाई एटोमिक। सर डाई एटोमिक का मतलब होता है द्विपरमाणवीय। क्या बोलते हैं? डाई एटोमिक का मतलब क्या होता है, द्विपरमाणवीय। द्विपरमाणवीय गैस। सर ऐसे गैस में जिसमें क्या होता है, दो परमाणु होते, जैसे कि O2, O2 में दो O हो गए, N2 में कितने, दो N हो जाते हैं। तो इस तरह की गैस, इस तरह की गैस जिसमें दो परमाणु होते हैं, द्विपरमाणु कहलाता है। समझना कि ऐसी एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे एक अणु यहां पर है और एक अणु यहां पर, दो बोल हैं, एक बोल यहां, एक बोल यहां, एक बोल यहां, फिर आगे नालायक मैं सब फोड़ दूंगा इसका। ठीक है, मेरे पास क्या, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है। देखो भैया, एक्स की गति नजर आ रही है, वाई में गति नजर आ रही है, जेड में गति नजर आ रही है। अब ये पेन देखना, पेन। सर क्या आपके लिए पेन का विन्यास चेंज हुआ क्या? नहीं सर, पर सर पेन घूम रहा है, यकीन मानना, यकीन मानना कि पेन आपका एक्स अक्ष के अनुदिश घूम रहा है। पेन क्या है, एक्स के अनुदिश घूम रहा है। सर यस सर, यस सर। तो आपको इसका विन्यास चेंज होता नजर नहीं आया, मतलब एक्स के अनुदिश जो घूर्णन है वो आपको नजर नहीं आएगा, तो वो काम का नहीं है। लेकिन वाई अक्ष के सापेक्ष घुमाओ, सर देखो क्या अब चेंज हुआ? हाँ सर, अब ये चेंज होता नजर आ रहा है, अब ये चेंज होता नजर मुझे आ रहा है। यस 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 यस, एकदम सही बात है। और जेड के सापेक्ष ऐसे, ओ सर ये भी चेंज होता नजर आया है, ये भी चेंज होता नजर मेरे पास आया है। सब बहुत बढ़िया। तो मेरे पास क्या है, आपको तीनों ट्रांसलेटरी मोशन नजर आए, लेकिन रोटेशन से दो नजर आए। रोटेशन एक्स वाला नजर नहीं आया, वाई और जेड वाला नजर आया। तो मेरे पास क्या है, रोटेशन मुझे सिर्फ दो नजर आए हैं। जब दोनों को जोड़ोगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 5 मिल जाएगा। कितना मुझे, 5 मिल जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चल जाएगा। ठीक है,
बात समझते हैं। अगला बस क्या है, ट्राई एटॉमिक, त्रिपरमाणुवीय, है ना, क्या बोलते हैं, त्रिपरमाणुवीय, त्रिपरमाणु, लेकिन मैं बता त्रिपरमाणु तो है लेकिन रेखिक संरचना है, रेखिक संरचना सा मतलब रेखिक संरचना मतलब ऐसी संरचना जो एक लाइन पर आता है, जैसे समझना CO2 होता है सर, CO2 में क्या होता है, ये ऐसी संरचना होती है, CO2 में या ऐसी संरचना होता है, आपके जो तीनों परमाणु हैं एक ही लाइन पर आते हैं, तीनों परमाणु एक ही लाइन पर आते हैं। सर बोल रहा है मेरे पास क्या है, C2H2, C2H2 होता है ना, कैसे बनता है भैया, C2H2, C2 और H2 ये बनता है C2H2, हाँ सर मेरे पास क्या है, ये भी एक रेखिक संरचना है। तो जब कभी मेरे पास क्या, मान लो कि दो से अधिक परमाणु है, दो से अधिक परमाणु है, लेकिन उनकी जो संरचना है वो कैसा है, रेखिक है, एक ही लाइन पर आता है, तो मुझे बताओ फिर इसमें उसमें फर्क क्या रहा, जब एक ही लाइन पर है, सारे अणु इस पे इस पे इस पे हैं, तो एक्स की गति नजर आएगी, वाई की भी नजर आएगी, जेड की भी नजर आएगी, लेकिन बात करें घूमने की, सर एक्स का घूमना तो दिखाई नहीं, वाई का दिख जाएगा, जेड का दिख जाएगा, हाँ सर देखो एक्स की गति नजर आ रही है, वाई की भी नजर आ रही है, जेड की भी नजर आ रही है, लेकिन बात करें घूमना, सर एक्स के अनुदिश घूमना नजर नहीं आया है, वाई के अनुदिश नजर आया है, जेड के अनुदिश भी आया है, तो भैया मेरे पास क्या है, आपका फिर से 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेशन, दोनों को जोड़ा कितना, मुझे 5 मिल जाएगा, चल जाएगा, हाँ सर। तो जैसी भी संरचना अगर रेखिक आती है, कैसी भी हो, कि 3 अणु है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, लेकिन अगर सारे के सारे एक ही लाइन में आते हैं तो उनके लिए केस सेम टू सेम चलता है, कितना, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। अच्छा, लेकिन मान लो कोई ऐसी संरचना है जो एक लाइन पे नहीं आती, जिसमें क्या है, 3 अणु भी हो सकते, 3 परमाणु हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 नहीं 3 नहीं, 3 परमाणु हो सकते हैं, 3 या 3 से अधिक, तो 3 या 3 से अधिक परमाणु की ऐसी संरचना जो मेरे पास क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। ट्रांसलेशन का मतलब बेटा होता है स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्थानांतरित गति, स्थानांतरित मतलब कि स्थानांतरण, x के अनुदिश स्थानांतरण, y के अनुदिश स्थानांतरण, z के अनुदिश स्थानांतरण, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी संरचना जो नॉन लीनियर है, अरेखिक संरचना है, अब उसमें अणु 3 या 3 से अधिक मेरे पास होंगे, तो ऐसी संरचना जो अरेखिक है, जो एक लाइन पे नहीं बनता है, जो एक लाइन पे नहीं आता है, तो उसके पास क्या होता है, 3 आपका ट्रांसलेटरी होता है, 3 मेरे पास रोटेटरी होता है, दोनों को भी जोड़ो कितना पास, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाता है। अब ये बातें भैया अपने को याद रखने का है, ये बातें मुझे याद रखने का, क्या याद रखने का है, कि एकल परमाणुवीय गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3 होता है, द्विपरमाणुवीय के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 5 होता है, और जितना भी रेखिक संरचना होता है, रेखिक संरचनाओं के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 5 होता है, अगर अरेखिक संरचना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मेरे पास, 6 होता है। ये बातें मुझे याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा, घोट के पीना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो भाई क्लियर है क्या, क्लियर है क्या भाई, ये पॉइंट अपने को याद रखना है, ये पॉइंट अपने को याद रखना है, ठीक सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखेंगे। अब इसके अलावा मेरे पास क्या पढ़ते हैं, नियत आयतन और नियत दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, बात समझते हैं। देखो भैया, मोलर विशिष्ट ऊष्मा सभी ने पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कैलोरीमीटर में पढ़ा था, मोलर विशिष्ट ऊष्मा हमने कैलोरीमीटर में पढ़ा हुआ था, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, दोनों के लिए ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ बेटा ये बनेगा, हाँ हाँ सही सही सही, ठीक है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा हमने पढ़ा, वैसे याद करो, एक बार, ऊष्मा की, ऊष्मा की वह मात्रा जिसके लिए, ऊष्मा की वह मात्रा जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए, है ना, जिसके लिए
आ, या नहीं, ये ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान या बोले इकाई मोल या बोले 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कैलोरीमीटर में कि यहां से गैस के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की हमें आवश्यकता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो क्या, चल जाएगा। हाँ सर, अब कह रहे हैं कि ये क्या है, नियत आयतन और नियत दाब पे हमने बात कहा कि आदर्श गैस का समीकरण ये होता है। अब हम कह रहे हैं कि ऊष्मा देने का काम, ऊष्मा देने का काम, ऊष्मा देने का काम अगर हम लोग करते हैं नियत दाब पर, ऊष्मा देने का काम अगर ये सारा काम आप लोग करते हो किस पे, नियत दाब पर, तो इसको हम लोग कहते हैं सीपी। क्या बोलते हैं, नियत दाब की, नियत दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्मा इसको कहा जाता है। ठीक भैया, सेम तरह से अगर आपका जो प्रोसेस है, जो आपने ऊष्मा देने का काम किया, ऊष्मा देने का काम अगर नियत आयतन पे किया जाए, अगर नियत आयतन पे किया जाए तो उस केस में मिलने वाला विशिष्ट ऊष्मा CV कहा जाता है। इसको बोलते हैं नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन की, नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा इसको कहा जाता है, नियत आयतन के विशिष्ट ऊष्मा इसको कहा जाता है। चल जाएगा क्या, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बात जरा इसको समझेंगे, इस बात को याद रखेंगे। अब इनसे जुड़े हुए कई सारे छोटू मोटू फॉर्मूला बनते हैं जिनको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, 8 मिनट में सारे फॉर्मूला आपके हो जाएंगे, उनको लिख लेना, याद कर लेना, ताकि कल हम इन पे सवाल कर पाए। ठीक है भैया, तो सर कुल मिलाकर मेरे पास क्या है, कुल मिलाकर मेरे पास क्या है, 2 तरह की ऊष्मा बनी, एक बना नियत आयतन पे, एक बना नियत दाब पर। ठीक सर, नियत आयतन और नियत दाब पर। अच्छा सर, क्या हमने नियत आयतन और नियत दाब इनसे जुड़ा हुआ एक टर्म पढ़ा था, क्या गामा, क्या पढ़ा था, CP बटा CV, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। हाँ सर, ये वही चीज है पास, क्या, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात हमने कहा था सर। जी हाँ, ये बातें हमने देखा था, ये फॉर्मूला पीछे देखा था। CP/CV का मतलब समझ में आ चुका होगा, CP/CV का मतलब समझ में हमें आ चुका होगा। हाँ सर, अब मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे इनको निकालने के मेरे पास कुछ फॉर्मूला भी होते हैं, यहाँ पे निकालने के कुछ फॉर्मूला मेरे पास बनते हैं जिन पे आप लोग बारी बारी से ध्यान देंगे और उनको याद रखेंगे। ठीक है, समझो, सबसे पहले CV का एक फॉर्मूला मेरे पास होता है F/2R। तो इसमें F क्या होता है, इसमें F क्या होता है भाई, F का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। अच्छा है सर, अच्छा है सर। उसके बाद मेरे पास क्या, मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, मेयर का सूत्र या मेयर सूत्र कह दो, मेयर सूत्र क्या कहता है, ये आदर्श गैस के लिए काम करता है। तो जो आपका मेयर सूत्र होता है, मेयर सूत्र कहता है कि जो CP का मान है ना, वो CV प्लस R के बराबर होता है, CV प्लस R के समान होता है। अच्छा सर, मेयर फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो अगर मैं यहां से CV का मान यहां पे रखूं, CV का मान अगर वहां से यहां पे रखा जाएगा तो CP का फॉर्मूला बन जाता है F/2 प्लस का 1 इंटू R। मेरे पास क्या है, CP फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा है सर, अब मुझे CP भी पता है, CV भी पता है, अगर मैं इनके मान को इस फॉर्मूला में डाल दूं, CP का मान यहां पे डाल दिया जाए, तो ये जो फॉर्मूला है 1 + 2/F मेरे पास बन जाता है, 1 + 2/F मेरे पास बन जाता है। हाँ, बड़ाई की बात है, ठीक है, चलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
ये बात भैया आपने थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये बात थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। ओके सर। और आपके सीपीसीबी के फॉर्मूला एफ की टर्म में देख लिया, यही फॉर्मूला मेरे पास क्या है, गामा की टर्म में मेरे पास आ सकता है। यही फॉर्मूला मेरे पास क्या है, गामा की टर्म में भी आ सकता है। जैसे हमें ना आर अपॉन गामा माइनस वन ये बन जाता है, या गामा आर अपॉन गामा माइनस वन ये बन जाता है। सर हर एक फॉर्मूला डेराइव किया जा सकता है, हर एक फॉर्मूला डेराइव किया जा सकता है, लेकिन मेरे मानना यही कि भैया इनको डायरेक्टली याद रखोगे तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा, क्योंकि नीट एग्जाम में बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा रहते हैं। नहीं बेटा, हाँ 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 हाँ, सीपी प्लस सीवीआर नहीं होता, सीपी माइनस सीवीआर होता है, सीपी माइनस सीवीआर होता है। ठीक है, जो लिखा है बेटा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा आपने को याद रखना है, ये फॉर्मूला आपने को याद रखना है, इनको याद रख लेना। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं इनको डिराइव भी कर सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई इनका मतलब नहीं है, मुझे अल्टीमेटली याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 घंटे के अंदर क्या होता है, 45 क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे डेटा से, है ना बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने नोट किया एफ के साथ, लिखा बेटा, लिखा तो है, लिखा तो है एफ, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा तो भाई। क्या कर रहा है मोनू कुमार, क्या कर रहा है, डीओएफ, एफ से नोट किया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भैया इसको अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़ी हुई आपको कुछ चीज मैं बता पाऊं। ठीक है, चलो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला याद रख लेना। जानता हूं सर एक साथ काफी सारा फॉर्मूला हो चुका है, पर भाई इसका कोई इलाज नहीं, याद रखना पड़ेगा इसका, और कोई इलाज नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगले क्लास में चैप्टर आपका डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मौका मिला तो हम लोग नया चैप्टर भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ये तो करना ही है। क्या होगा इसको, ये स्क्रीन का ब्लैक हो गई, स्क्रीन क्यों ब्लैक हो गई भैया, स्क्रीन ब्लैक हो गया। चलो कोई नहीं, सभी क्लास एंड करना है, वैसे भी क्लास एंड ही करना है। चलो बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय, ओके टाटा बाय बाय। चलो कोई नहीं, क्लास वैसे अपना